आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो अर्जुनाज, हाउ आर यू? कैसे हो तुम लोग? सब मजे में? ओके, सो आज हम लोग कल जो हमने डिस्कस किया था उस आइडिया को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, उसके बाद सवाल करेंगे, सवालों में उसका एप्लीकेशन देखेंगे, तो एवरेज की जो क्लैरिटी है वो धीरे 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 बढ़ने लगेगी। एक गुजारिश आप सभी से है, क्योंकि क्लास की शुरुआत हुई है, बैच की शुरुआत हुई है, भटकते हुए मन को काबू करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। क्लास में जब भी आओ तो दो काम करके हमेशा आपको आना है। पहला, क्लास में घुसने के आधे घंटे पहले से एक वो माहौल होना चाहिए कि मुझे अपने आप को पूरी तरह से फोकस के साथ कुछ सीखने जाना है। आपको पता है, एक क्लास में बैठे हुए 1000 बच्चों में, 5000 बच्चों में, 10,000 बच्चों में सबकी लर्निंग बराबर नहीं होती है। कौन कितना इन्वॉल्व है वो उतना सीख के चला जाता है। सेम चीज पढ़ाने पे हम सेम चीज पढ़ाते हैं, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट इज द की। दिमाग कितना फोकस्ड है, कितना गहराई में आप चीजों को समझ पाते हैं। तो दिमाग और मन, इसको थोड़ा स्थिर रखना पड़ता है अगर आप कोई चीज करना चाहते हैं। जैसे मेरी क्लास होती है तो मैं आधे घंटे पहले से फोन यूज करना बंद कर देता हूँ, ठीक है। कुछ देर में आंख बंद करके बैठ जाता हूँ, 10 मिनट 15 मिनट बैठा रहता हूँ ऐसे ही। मुझे भी पढ़ाने के लिए ना थोड़ा मन शांत चाहिए, स्थिर चाहिए, ताकि मैं प्रॉपरली डिलीवर कर पाऊँ, ठीक है। मैं बहुत ही इंस्टेंट वाला टीचर हूँ, रटा रटाया अध्यापक नहीं हूँ। मुझे उसमें मजा ही नहीं आता पढ़ाने में। मैथ्स मेरे अंदर से निकलती है, वही मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मैं 15 मिनट क्लास के पहले आराम से आंख बंद करके शांति से बैठ जाता हूं, ताकि मैं सेटल हो जाऊं, मैं स्थिर हो जाऊं और मैं आपको बेहतर तरीके से पढ़ा पाऊं। यही काम आप भी करें, पहला। दूसरा, क्लास में आने का ऑब्जेक्टिव क्या है? सीखना। तो क्लास में आते ही ऐसे सवाल बिल्कुल ना पूछें कि सर मेरी मैथ्स कमजोर है, मैं कैसे इंप्रूव करूंगा। इसका इस क्लास से अभी कोई लेना देना है ही नहीं है। क्लास के अंत में ऐसे प्रश्नों को आने दो। जब ऑनलाइन अध्यापक पढ़ाता है और आप एक सवाल आपके मन में जो उमड़ रहा है वो क्लास के बीच में आप पूछते हो, तो कैसे जवाब दे सकता है कि सर मेरी मैथ्स कमजोर है, बताओ कैसे इंप्रूव होगी। ये तो जनरल क्वेश्चन है। ये क्लास के अंत में इसके बारे में बात कर सकते हैं, बीच में नहीं। तो बहुत ही जिम्मेदार स्टूडेंट की तरह चैट्स का इस्तेमाल करें, खूब करें, लेकिन ऐसा ना करें कि वो सवाल का क्लास से कोई लेना देना ना हो। सर मुझे डर लग रहा है, मेरा नहीं होगा। ये क्लास के दौरान 30वें मिनट पे सवाल नहीं होना चाहिए, अंत में होना चाहिए, ठीक है। पढ़ो अभी फोकस के साथ। ये एक एक कदम ही आपको अपनी मंजिल के पास ले जाएगा। तो जब भी आप क्लास में आए तो बड़े मन से आए, पूरे दिल से आए, और बहुत दिल से फोकस के साथ बैठ के पढ़ाई करेंगे, तब आप बहुत सीखेंगे, ठीक है। अब मैं शुरुआत करूं तो ये नियम का ध्यान रखना। क्लास के बीच में अगर आप इधर उधर के सवाल करेंगे तो वो अर्जुन की क्वालिटी भी नहीं है और मैं उसको एंटरटेन भी नहीं करूंगा, ठीक है। समझ रहे हो? क्लास के दौरान अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है जो मैं पढ़ा रहा हूं, उसके बारे में आप जरूर पूछ सकते हैं कि सर इसको दोबारा समझा दो, या मैं क्लास के अंत में, आपने देखा होगा, सवालों को लेकर फिर से रिपीट वही कॉन्सेप्ट अगर जरूरत है तो बता दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। क्लास के बीच में फ्लो मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब मैं आज के क्लास की शुरुआत कर लेता हूं और आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से बातों को समझेंगे। मुकुल हैज ए डाउट। देखिए, क्लास की शुरुआत में मैं जो पढ़ाने आया हूं वही पढ़ाऊंगा। डाउट्स वगैरह जो आपके होंगे वो अंत में लेंगे, वरना क्लास में पढ़ाएंगे कैसे? ठीक है, तो ये सब अंत के लिए रखो। अंत में मैं क्लास को एक्सटेंड कर लूंगा 15 मिनट 20 मिनट, और आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो अभी आपका फोकस सिर्फ आज पे होना चाहिए और किसी चीज पे नहीं होना चाहिए। चलें शुरू करें, ठीक है। तो आज हमारी औसत की क्लास है, पार्ट 2 यानी दूसरी क्लास है। और कल हमने औसत के जो आइडियाज डिस्कस किए थे, आज हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और औसत की कुछ और प्रॉपर्टीज है उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ओके। और बाकी चीजें क्लास के अंत में, अभी नहीं, अभी प्लीज मुझे पढ़ाने दीजिए। तो जैसे मैंने कहा कि एक ग्रुप है और उसका औसत मान लेते हैं ए है। तो लेट्स से कि हमने कहा कि एवरेज है और हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस हैं या n डेटा पॉइंट्स हैं, और इनका जो ऑब्जर्वेशन है n ऑब्जर्वेशंस का, एवरेज ऑफ n ऑब्जर्वेशंस, ये मैंने बोला कि a है, राइट। अब हमें ये समझना है कि अगर ये औसत a है और लेटस से मैं आपको बोलता हूं पहला, इफ, ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा अगर हम इफ x इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन, मतलब हर ऑब्जर्वेशन में अगर हम x जोड़ दें तो औसत क्या हो जाएगा? कोई बताएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अगर हम कह रहे हैं n ऑब्जर्वेशंस का औसत a है और मैं कह रहा हूं सब में हम x जोड़ दें तो हमारा औसत a प्लस x होगा। और इसका प्रूफ बहुत सिंपल है, एवरेज का चश्मा। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि मेरे पास n ऑब्जर्वेशंस हैं, तो आप कहोगे सबके पास a है, कितनी बार? n बार a है। तो अगर n टाइम्स मेरे पास a है, अगर मैं एवरेज का चश्मा निकालू के देखूंगा तो ऐसा दिखेगा। सबको हमने x दे दिया। अगर हमने सबको x दे दिया तो सबके पास कितना कितना हो गया? a प्लस x हो गया। तो जब आप एवरेज के चश्मे से सबके पास a प्लस x देख रहे हैं तो क्या आपका औसत a प्लस x हो जाएगा? यस। इसी से दूसरा पॉइंट भी निकल के आएगा
कि इफ x इज सब्ट्रैक्टेड, यानी x सब में मैं घटा दूं टू ईच ऑब्जर्वेशन, तो क्या होगा आप बताओ? अगर मैं x सारे ऑब्जर्वेशंस में घटा दूं तो हमारा औसत a माइनस एक्स हो जाएगा। x माइनस a नहीं होगा, a माइनस एक्स हो जाएगा। वही एवरेज का चश्मा लगा के आप देख लो। तीसरा, इफ x इज मल्टीप्लाइड टू ईच ऑब्जर्वेशन, हम कह रहे हैं कि x से हम सारे ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। x इज मल्टीप्लाइड टू ईच ऑब्जर्वेशन, x से हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप बताओ क्या होगा? विजुलाइज करो, x से एवरेज चश्मा लगा के, तो आपका औसत भी x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इंटू एक्स हो जाएगा। चौथा, कि अगर हम x से इफ एवरी ऑब्जर्वेशन, x इज मल्टीप्लाइड, इफ एवरी ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाई x, अगर हर ऑब्जर्वेशन x से डिवाइडेड होगा, डिवाइडेड बाई x, तो आपका जो एवरेज होगा वो a बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ओके, अब मैं आपको एक देता हूं और उस केस का आप सभी को उत्तर देना है मुझे। ठीक है, उत्तर यह है कि मैं ये कह रहा हूं आपके पास कि मेरे पास n ऑब्जर्वेशंस हैं जिनका एवरेज मेरे पास क्या है, जिनका एवरेज मेरे पास मान लेते हैं a है। इफ वी मल्टीप्लाई, ध्यान से देखना, इफ वी मल्टीप्लाई ईच ऑब्जर्वेशन बाई p and add x to each observation, multiply by p and then add x to each observation, find the new average. Very good, कई लोगों ने उत्तर दिया find the new average. So पहले हमने क्या किया है? पहले हमने मल्टीप्लाई किया है p से, तो एवरेज आपका p टाइम्स a हो जाएगा। फिर आपने सब में x जोड़ दिया है, तो मेरा औसत कितना हो जाएगा? pa प्लस x। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सभी लोग सही उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, सभी लोग सही उत्तर दे रहे हैं, तो इसमें कोई तकलीफ का विषय नहीं है। ओके, ऑल राइट, ठीक है। तो अभी तक हमने बात करी औसत की, डेविएशन की। अब देखिए क्या होता है, कई बार हम औसत को, एक शब्द होता है कि जैसे लेटर से डेटा हमेशा ऐसा नहीं दिया जाएगा कि आपको औसत में ऐसे नंबर्स दिए जाएंगे 10, 12, 15, 17, 19। ऐसा है तो क्या होता है कि हमें इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं, बट डेटा हमेशा ऐसा नहीं दिया जाता है। डेटा कई बार आपको इस प्रकार से दिया जाएगा कि जैसे मेरे को दिया जाएगा कि भाई मेरे पास लेट्स से कई सारे सेक्शंस हैं, कई सारे सेक्शंस हैं, किसी पर्टिकुलर स्कूल में एक क्लास है, ए सेक्शन, बी सेक्शन, 2 सेक्शन से मान लिया, और हम कह रहे हैं कि इस सेक्शन में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो मुझे दे दिया गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लिया यहां पर 10 हैं, यहां पर 20 हैं, और इनके हमें एवरेज मार्क्स दे दिए गए। अब इसको समझना है बहुत अच्छे से, क्योंकि यहां से एक कॉन्सेप्ट निकलता है जिसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज का, तो वो भी आपको समझना है। एवरेज मार्क्स मान लिया मैंने कर दिया कि यहां पर 20 है, और यहां पर जो एवरेज मार्क निकल के आएगा आपका, लेटर से मैंने बोला कि वो एवरेज मार्क हमारा 50 है। ठीक है, अब ये 10 स्टूडेंट का मुझे ऑलरेडी एवरेज दिया हुआ है, ये मुझे 20 स्टूडेंट का एवरेज दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है। मुझे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन नहीं पता है कि भाई इसमें 10 स्टूडेंट के अलग अलग नंबर क्या है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि मुझे ओवरऑल एवरेज बता दो, सेक्शन ए और सेक्शन बी को मिला के मुझे ओवरऑल एवरेज चाहिए। तो ओवरऑल एवरेज कैसे निकलेगा? देखिए इसका बहुत सिंपल सा तरीका है। फॉर्मूला एवरेज का हमेशा वही है, एवरेज का फॉर्मूला बदल ही नहीं सकता है, फॉर्मूला अभी भी वही है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब यहां पर थोड़ा दिमाग लगाना है मुझे कि कैसे होगा। आप कहोगे अगर 20 औसत है और 10 स्टूडेंट है तो सेक्शन ए का टोटल 200 होगा, और 20 स्टूडेंट हैं और एवरेज 50 है, तो सेक्शन बी का टोटल कितना हो गया आपका? 1000 हो गया। तो जब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में लिख रहा हूं तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि भाई पहले का औसत 20 है, 10 लोग हैं तो 20 इंटू 10, दूसरे का औसत 50 है, 20 लोग हैं, तो इसका टोटल इतना हो गया, डिवाइडेड बाई आपकी वैल्यू हो गई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो इसको हम बोलेंगे कि यहां पर हमारे पास 10 स्टूडेंट हैं, यहां पर हमारे पास 20 स्टूडेंट हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 200 1200 बटे 30 हो गया, एवरेज आपका 40 आ गया। एवरेज निकालने के कई सारे तरीके हैं, इसको हम डेविएशन से भी कर सकते हैं, डेविएशन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, वो भी मैं आपको करके दिखा रहा हूं, बट ये एक्सप्रेशन है। अब इसको इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला भी वेटेड एवरेज का है, वो मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली देखिए क्या कहानी है, इसको कैसे हम समराइज कर पाएंगे, इसको थोड़ा सोचना है और समझना है। पहले इसको डेविएशन से भी जरा सॉल्व कर लेते हैं। आप कहोगे मान लेता हूं मैं कि मेरा जो एज्यूम्ड एवरेज है वो 20 है। आपने जो डेविएशन पढ़ा है वो खराब नहीं जाएगा, वो यहां भी लग जाएगा। आपने कहा मेरा एज्यूम्ड एवरेज क्या है? 20 के बराबर, यानी 20 के बराबर है। ठीक है, 20 के बराबर है 20। जेएसएम से कैसे करेंगे? इंडिया जी, देखिए पहली बात, मैं नहीं जानता हूं कि जेएसएम मेथड क्या है। ठीक है, आपको किसी ने कहीं पढ़ाया होगा, नाम दे दिया होगा, आप मेरे से एक बार पढ़ लो, फिर जब कोई सवाल रुकेगा तब बताना। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ना कि जेएसएम, जेसीबी, पीसीबी, इन सब चक्करों में मत पड़ो, मैं आपके अंदर लॉजिक बिल्ड कर रहा हूं। ठीक है,
लॉजिक जब एक बार बन जाएगा तो आप सारी चीजें खुद ही कर पाओगे। नाम में क्या रखा है ना? ठीक है, रटने के तरीके से मैथ्स को नहीं पढ़ जाती। सीखो, थोड़ा वक्त दो मुझे। अगर आप वक्त नहीं दोगे बेटा तो मुझसे नहीं सीख पाओगे। मैंने बोला है कि टीचर से मोहब्बत कर सकते हो तभी उससे पढ़ो, और टीचर को मत बताओ कि सर ये मेथड बता दो मुझे, क्योंकि फिर अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हो आप, फिर आप उसको पढ़ाने नहीं दे रहे हो। ठीक है, फ्लो खराब मत करिए। हाँ जी, प्लीज। द बिगेस्ट हर्डल इन लर्निंग, यू नो व्हाट इट इज? योर नॉलेज। आपका ज्ञान सबसे बड़ा हर्डल है। कल मैंने एक कहानी बताई थी ना कि डॉक्टर के पास जाके मेरा दोस्त बोला कि उसको कैंसर हो गया, गूगल से सर्च करके गया था। ठीक है, वो काम मत करो प्लीज, सीखो। 20 आपने औसत माना यहां पर। अब देखिएगा ध्यान से, 20 के रेस्पेक्ट में ये 20 का डेविएशन 0 है, इस 50 का डेविएशन प्लस 30 है। 30 ज्यादा है ना? अब 10 लोग हैं, 0 डेविएशन, तो यहां से 0 नेट डेविएशन बनेगा। 20 लोगों का प्लस 30 के हिसाब से 600 का नेट डेविएशन बनेगा। 20 इंटू 30 आप करो, मेरा ओवरऑल नेट डेविएशन बन रहा है 600 का। 600 लिखो, डिवाइडेड बाई ये 20 और 10 कितना हो गया आपका? 30 लोगों में बांट देते हैं तो 30 से कटेगा, यहां 20 आएगा, और ये वैल्यू ओवरऑल 20 20 40 के बराबर हो गई। ठीक है, क्लियर है? तो यहां से ये वैल्यू निकल गई। अच्छा, अब औसत में मैं आपको एक बात और समझाऊंगा जो बहुत क्रूशियल है और आपको बहुत ठीक से समझना है। जब भी मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए जाएंगे 10 और 20, अब बहुत ध्यान से देखना, यहां 10 लिखा आपने, यहां 20 लिखा, यहां भी आपने 10 लिखा, यहां भी आपने 20 लिखा। अब मैं थोड़ी देर के लिए आपको एक चीज समझाता हूं कि अगर मैं इस 20 के बाद यहां पर एक चीज मैं चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा इसको समझना, इस पॉइंट को देखिए। जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है परेशान ना हो, क्योंकि अभी हम सवाल करेंगे तो ये चीजें बार बार रिपीट होंगी। अभी बस फोकस यहीं रखिए प्लीज। ठीक है, सुनिए और समझिए। यहां 10 लिखा मैंने, यहां 20 लिखा मैंने, यहां 20 लोगों का हर एक का अगर 30 का डेविएशन है तो 20 इंटू 30 करके 60 600 लिखा है। ठीक है, आ जाओ इधर। अब यहां 10 है, यहां 20 है, यहां 10 है, यहां 20 है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर इसी कैलकुलेशन को मैं ऐसे लिखूं, 20 इंटू 1 प्लस 50 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, क्या आपकी कैलकुलेशन बदल जाएगी? नहीं, क्योंकि अगर 10 और 20 में कोई फैक्टर कॉमन है, जैसे यहां इसको 10 से डिवाइड करें तो 10 एकम 10, 10 दूना 20, 10 एकम 10, 10 दूना 20, तो आपके कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एवरेज में हमेशा ध्यान रखना कि जो क्वांटिटीज आपको दी जाएंगी 10 और 20, इन क्वांटिटीज का रेशियो लेकर भी अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो भी आपके औसत पे कोई परिवर्तन नहीं आता है। आप 10-20 लिख के कर लो, आप इसी चीज को 2 से काट के 5 और 10 लिख के कर लो, या मोस्ट सिंपलीफाइड 1:2 लिख के कर लो, आपका औसत सेम ही आएगा। क्योंकि अल्टीमेटली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह ये वैल्यू आती है, तो कॉमन फैक्टर कटते ही हैं। ठीक है, 30 कैसे आया? कल की क्लास की थी नीतीश, आपने ईमानदारी से बताना। डेविएशन आपने समझा है कि एज्यूम्ड एवरेज क्या होते हैं? क्या ये बात आपने समझी है? अगर आपने समझी है कि हमने 20 को औसत माना है तो ये 50 उससे 30 ज्यादा है, प्लस 30 का डेविएशन है, तो 20 लोगों से प्लस 30 का गुणा होकर 600 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? कुछ लोग कह रहे हैं एवरेज का रेशियो नहीं लेंगे। एवरेज का रेशियो नहीं लेंगे भैया, यही तो मैं आपको यहां प्रूफ दिखा रहा हूं। यहां डिनोमिनेटर में क्वांटिटीज आती हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आते हैं, औसत का अनुपात नहीं लेना होता है। ठीक है, ये भी ले सकते हैं बट वो अलग चीज है, मैं बताऊंगा कैसे ले सकते हैं। बट जो यहां फैक्टर समझना है कि हम क्वांटिटीज का अनुपात लेके भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, सेम ही आएगा। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा और मैं आपको समझाता हूं। ओके, बहुत ध्यान से देखिएगा और मैं आपको समझाता हूं। इसी चीज को अब मैं एक जनरलाइज फॉर्मूला के फॉर्मेट में लिखने जा रहा हूं। मैंने कहा मेरे पास एक ग्रुप 1 है, जिसको हम बोल रहे हैं ग्रुप 1, जैसे ये सेक्शन 1 लिखा था सेक्शन ए, और एक मेरे पास ग्रुप 2 है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 में मान लेते हैं कि हमारे पास यहां जो एवरेज वैल्यूज दी हैं, एवरेज जो दिया है, औसत जो आपको दिया हुआ है, इसका औसत A1 दिया है, इसका औसत मुझे दिया है A2। और फिर मैंने आपको बोला कि यहां पर जो क्वांटिटीज हैं या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपको मान लिया यहां पर दिया है कि यहां पर हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं N1 और यहां पर ऑब्जर्वेशंस हैं N2। अब ये N1 और N2 में जैसे वहां 10 और 20 था, कट के एक रेशियो 2 आ गया था। मैं एक चीज यहां पर लिखने जा रहा हूं, उस चीज को ध्यान से देखना कि इस N1 रेशियो N2 को अगर आप सिंप्लीफाई करो और ये सिंप्लीफाई होकर W1 रेशियो W2 में कन्वर्ट हो जाए, जैसे पिछले केस में हमने 10 और 20 क्वांटिटीज का रेशियो लिया था और ये क्वांटिटी सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में 1:2 आई थी। इस W1 रेशियो W2 को हम एक नाम से समझते हैं, इसको हम बोलते हैं वेट रेशियो। वेट रेशियो, वेट रेशियो का मतलब है कि क्वांटिटीज का अनुपात क्या है। बेसिकली हम क्वांटिटी रेशियो निकाल रहे हैं, तो इसी का इस्तेमाल करके भी हम औसत को निकाल सकते हैं। अभी मैंने आपको समझाया। अब जब आप फॉर्मूला कन्वर्ट करोगे कि हमारा ओवरऑल इस ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का एवरेज क्या होगा, तो आप लिखोगे AWT, यानी ओवरऑल एवरेज वेट क्या होगा इस ग्रुप का। तो आपको A1 को W1 से गुणा करना है, A2 को आपको W2 से गुणा करना है, डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2। यही आपको भी समझाया था, 1 2 1 प्लस 2। तो रादर देन हम क्वांटिटीज को पूरा पूरा लिखेंगे, हम सीधे उनका वेट रेशियो निकाल के पूरे ग्रुप का औसत निकाल सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा और जनरलाइज करने जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। लेटर से मैंने कहा मेरे पास ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है, और ऐसे करके मेरे पास मान लेते हैं n ग्रुप्स दिए हैं मुझे, ग्रुप n है। और मैंने कहा कि मेरा जो एवरेज है यहां पर ग्रुप 1 का वो A1 है,
ग्रुप 2 का मेरा एवरेज A2 है, ग्रुप 3 का एवरेज A3 है, और ग्रुप N का एवरेज क्या है, AN है। ठीक है, और मैं सीधे अब वेट रेशियो लिख रहा हूं, मैं क्वांटिटी अलग अलग लिख ही नहीं रहा हूं, मैं सीधे बोल रहा हूं कि मुझे वेट रेशियो पता है कि भाई क्वांटिटी का जो अनुपात है वो W1 रेशियो W2 रेशियो W3 डॉट 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 WN है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे एवरेज वेट निकालना है तो इसी चीज को आप एक्सटेंड कर सकते हो, A1 W1 प्लस A2 W2 प्लस A3 W3 टिल वेयर AN WN डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2 टिल WN। W3 भी लिख लो आप। ठीक है, यहां तक आपकी वैल्यू हो गई, ये है आपका वेटेड एवरेज। W की जरूरत क्या है बेटा, यही तो पहले समझाया मैंने आपको। आप बड़ी बड़ी वैल्यू लिखो, जैसे मान लिया आपको मैंने एक डेटा दिया और वो डेटा है कि मेरा एक ग्रुप है, उसके एवरेज वैल्यूज दी हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2। फिर से एक बार समझ लो, और मैंने कहा इस ग्रुप 1 का जो औसत है मेरा, वो मान लेते हैं कि 24 है, ग्रुप 2 का औसत कितना है, 25 है। फिर मैंने कहा यहां पर जो क्वांटिटीज हैं, ये जो क्वांटिटी आपको दी जाए, मान लिया ये क्वांटिटी आपको दी जाए कि ये क्वांटिटी आपकी लेट से 25 है, ठीक है, और ये क्वांटिटी मैंने बोला, लेट से एज्यूम करते हैं कि ये क्वांटिटी मेरी 15 है, फॉर एग्जांपल 15 है। तो अब आप 25 इंटू 24 और 25 इंटू 15 करके सॉल्व करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम अगर वेट रेशियो के टर्म में लिखेंगे, वेट रेशियो के टर्म में लिखेंगे तो हम इसका सीधे रेशियो निकालेंगे, और हम 25 और 5 तियां 15 लिखेंगे। अब गुणा करना छोटा हो गया ना, कि 24 पंचे 120 हो गया, 25 तियां 75 हो गया, डिवाइडेड बाई 5 और 3 8 हो गया। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 195/8, राइट। एनीवे आप ये काम करोगे, अगर आप लेट से ऐसे लिखोगे कि मैं 24 इंटू 25 लिख रहा हूं प्लस 25 इंटू 15 लिख रहा हूं डिवाइडेड बाई 25 प्लस 15 लिख रहा हूं, ओके। 5 से आप काटोगे तो 55 25 5 तियां 15, 55 25 5 तियां 15, तो बात वही है। ये काम अगर हम पहले कर लें तो थोड़ा बेहतर है ना, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो वो कैलकुलेशन पे इसलिए असर नहीं डालता है, बट सवाल इसका है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत कमाल की है। जब मैं आपको सवाल कराऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका फायदा हम और कई जगहों पर उठा पाएंगे, अगर आप ये बात समझते हो कि हमें क्वांटिटी रेशियो से मतलब है, खाली एवरेज निकालते समय हमें सिर्फ क्वांटिटी रेशियो से मतलब है, इसका डेविएशन नहीं ले सकते रेशियो निकाल के। दीपक जी मैंने डेविएशन से भी सवाल करा दिया बेटा, अभी लेट जुड़े हो क्या क्लास में आप, ठीक है। ये क्या किया था देखो, मैंने बहुत डिस्टर्ब करते हो आप लोग क्लास में, ठीक है। मास्टर को पढ़ाने नहीं दोगे तो कैसे पढ़ाएगा, ये डेविएशन से मैंने यहाँ सॉल्व कराया आपको। जब भी मैं कोई आइडिया डिस्कस कर रहा हूं, अभी मेरा मन है कि ये फॉर्मूला मैं आपको समझाऊं, तो मैं इसलिए डेविएशन से सवाल को नहीं कर रहा हूं, मन है मेरा, ठीक है, कि ये फॉर्मूला भी जान लो। बाकी जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको तरह तरह की वैरायटी बेटा देखने को मिलेंगी। आप कुछ सवाल कर लेते हैं, मन को थोड़ा शांत कर लो और थोड़ा आगे बढ़ के हम कुछ प्रश्न कर लेते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको और देता हूं, वेट रेशियो की जरूरत क्यों है। कोई जरूरत नहीं है, आप वेट रेशियो मत यूज करिए कुछ दिन से, ठीक है, उसके बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि जरूरत क्यों है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि कैलकुलेशन आसान हो रही है, और क्या क्या चाहिए जीवन में आपको, ठीक है। जैसे लेट से आप अपने घर से निकलते हो और आपको जाना है कहीं 10 किलोमीटर दूर, तो आप कोई लंबा रास्ता लेके जाओगे या सीधा रास्ता लेके जाओगे, सीधा रास्ता लेके जाओगे ना, ठीक है। तो वही समझा रहा हूं आपको, जरूरत तो किसी भी चीज की नहीं है, लेकिन हमें कंपटीशन अगर निकालना है तो हमें तरीके खोजने पड़ते हैं कि भाई कहां से हम अपना टाइम बचा ले थोड़ा सा, ठीक है। ऑल राइट, चलो अब जरा जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से देखो। अब औसत आप समझ गए हो, अब मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं जिसको बहुत गौर से सुनना है आपको। लेटर से मेरे पास एक नंबर है ए, और मेरे पास एक नंबर यहां पर है ए प्लस डी, मेरे पास यहां एक नंबर है ए माइनस डी। आप बताओ इसका औसत क्या होगा। इसका औसत ए ही होगा, क्यों, क्योंकि आपने कहा इसके पास ए है, इसके पास ए से डी ज्यादा है और इसके पास ए से डी कम है, तो एक तरह से हम देखें तो बैलेंसिंग हो गई ना डी और डी की। तो क्या होगा, औसत आपका बदलेगा क्या, औसत आपका ए ही रहेगा। ऐसे ही मैंने कहा मेरे पास एक नंबर है ए, यहां मैं लिख रहा हूं ए प्लस डी, और यहां पर है मेरे पास ए माइनस डी, यहां पर मैं लिख रहा हूं ए प्लस 2d, और यहां पर मैं लिख रहा हूं ए माइनस 2d। इसका औसत क्या होगा, इसका औसत भी ए ही होगा, क्योंकि यहां प्लस डी मौजूद है तो यहां माइनस डी है, यहां प्लस 2d है तो यहां माइनस 2d है। जब टोटल करोगे तो डी वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ए बचेगा। तो इट्स लाइक इसका डी लेके इसको दे दो, ए बन गया, इसका 2d लेके इसको दे दो, ये भी ए बन गया, औसत क्या रहेगा, ए रहेगा। इस सीरीज को हम बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जितनी भी सीरीज होंगी, जिसको हिंदी में हम समांतर श्रेणी बोलते हैं, इनके केस में औसत निकालने का बहुत छोटा सा तरीका है, वो आप बहुत ध्यान से देख लो। दो केस बन सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, कि हमारे नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे यहां मैंने 3 टर्म्स लिए, यहां मैंने 1 2 3 4 टर्म्स लिए और एक 5 टर्म्स लिए, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके इवन हो सकते हैं या ऑड हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं लेट्स से कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे ऑड हैं। ये क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ऑड हैं, जैसे 1 3 5 7 ऐसे करके। तो नंबर ऑफ टर्म्स जब ऑड होंगे तो मिडिल टर्म आपका औसत होता है। तो एवरेज जो होता है वो होता है मिडिल टर्म,
तो 5 टर्म है तो आप तीसरा टर्म खोज लो, मिडिल टर्म। अच्छा, मिडिल टर्म कैसे निकाल सकते हैं? ये भी बहुत सरल है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स, जिसको हम लेट से n से डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स n अगर ऑड हो जाए आपका, तो आपका जो मिडिल टर्म होता है वो क्या होता है? इसको बहुत सरलता से आप सोच सकते हो, कुछ दिन बाद तो ये दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि 7 टर्म्स हैं तो मिडिल टर्म हमारा चौथा टर्म होगा, 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, बीच वाला हो गया। मिडिल टर्म होता है आपका n+1/2th टर्म। तो अगर लेट से n टर्म्स हैं और n ऑड है, तो n+1/2th टर्म जो होगा, इसको हम बोलेंगे मिडिल टर्म। 5 टर्म होंगे, मान लिया 5 टर्म है तो 5 + 1/2, थर्ड टर्म जो होगा आपका, ये आपका मिडिल टर्म हो जाएगा। तो तीसरे टर्म की जो भी वैल्यू होगी वही आपका एवरेज हो जाती है। लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा इवन होने की गारंटी है नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको यहां लिख के ये बताया है कि मिडिल टर्म की जो वैल्यू होगी वही आपका एवरेज हो जाएगी अगर आपका समांतर श्रेणी है और नंबर ऑफ टर्म्स आपके ऑड है। लेट अस से मैंने कहा कि मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, और वो क्या है? एपी है। नंबर ऑफ टर्म्स मान लेते हैं इवन है, और वो टर्म क्या है मेरा? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस से मैं एक टर्म लिख रहा हूं आपके सामने। मैंने कहा मेरे पास एक टर्म है a-2d 3d, सॉरी। अगर आपने समांतर श्रेणी कभी पढ़ी है तो आप ये समझ पाएंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको एग्जांपल से भी समझा भी दूंगा। a+d a+3d। अब देखो इसमें भी कहानी वही है, इसके पास -d है, इसके पास +d है, बैलेंस हो गया। -3d +3d बैलेंस हो गया। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब, जिन लोगों को भी एपी नहीं आती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, मैं समझा देता हूं। 10th कैसे पास हुए आप बताएंगे थोड़ा? राज, 10th पास करने का कितने लोग, इनको एपी नहीं आती है? थोड़ी बेइज्जत तो मैं करूंगा आपकी, बेइज्जती आप करो। एपी नहीं आती है आपको? 10वीं कैसे पास किया आपने? हैं? समांतर श्रेणी नहीं पढ़ी तुमने? मतलब मैं इतने घटिया स्कूल से पढ़ा हूं तो भी मैंने समांतर श्रेणी 10th में पढ़ी थी। ठीक है। एपी वो होता है कि पहला टर्म अगर ए है और अगला टर्म उससे डी ज्यादा है तो उसका अगला टर्म उससे डी ज्यादा होगा। मतलब इसमें बोलते हैं कि किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो होता है वो हमेशा सेम होता है। या फिर अगर पहला टर्म ए है, अगला टर्म a-d हो, तो अगला टर्म a-2d हो। तो यहाँ देखो आपका क्या है? -d और -d, इसको बोलते हैं एपी। ठीक है, थोड़ा सा एपी पढ़ लेना अगर नहीं आता है तो। ठीक है, ओके। सो ये देखिए ध्यान से। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर मिडिल टर्म है ही नहीं है क्या? नहीं है मिडिल टर्म। 4 टर्म ही अगर है तो कौन सा मिडिल टर्म बताओ जरा आप। तो यहां पर बेसिकली ऐसे केसेस में हम बोलते हैं कि 2 मिडिल टर्म होते हैं, 2 मिडिल टर्म्स मिलते हैं मुझे, 2 मिडिल टर्म्स। एक नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, 2 मिडिल टर्म मिलेंगे। अब लेट से आपको औसत निकालना है तो आपको क्या करना होता है फिर कि इसका जब आप एवरेज निकालोगे, जैसे लेट से मेरे पास n टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स n जो है वो n हमारा इवन है, तो जो मिडिल टर्म आते हैं वो 2 आते हैं। तो आपके जो मिडिल टर्म नहीं होते हैं, मिडिल टर्म्स होते हैं। तो मैं लिख रहा हूं मिडिल टर्म्स कौन कौन से आएंगे आपके। मिडिल टर्म्स आपका आता है एक तो n/2, और एक आता है n/2th टर्म, और एक आपका हो जाता है n/2 + 1th टर्म। ये 2 मिडिल टर्म आपके निकल के आएंगे, राइट? देयर विल बी 2 मिडिल टर्म। जब आप एवरेज निकालने जाओगे, फाइनल एवरेज जो इस पूरी सीरीज का होगा वो होगा एवरेज ऑफ दीज टू। तो आपको होगी ये वैल्यू मिलेगी एवरेज ऑफ 2 मिडिल टर्म्स, 2 मिडिल टर्म्स। जैसे यहां गए आप, अब आप कहोगे ये मेरे दोनों मिडिल टर्म है, इनका औसत निकाल लो, ए आ जाएगा। तो इस पूरी सीरीज का औसत क्या है? ए। वैसे मुझे डायरेक्टली दिख रहा है अगर हम डेविएशन को समझते हैं। आप खुद देखो यहां पर, इसके पास -d है, इसके पास +d है, बैलेंस हो गया, ए हो गया। इसके पास -3d है, इसके पास +3d है, बैलेंस हो गया, ए हो गया। तो औसत तो ए आना है, बट मैं थोड़ा सा इसको फॉर्मुलेट कर रहा हूं, ऐसे लिख के दिखा रहा हूं। अब मैं आपको कुछ ऐसा समझाने जा रहा हूं जो आपके लिए कुछ बहुत मजेदार डिस्कशन बनने वाला है। ये फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है, समझना भी नहीं है आपको, ठीक है, राइट? ध्यान से देखिएगा। मीन मीडियन का कॉन्सेप्ट बता दीजिए। दिव्य ज्योति जी, एक टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स, वो आपके सिलेबस में बेटा थोड़ा वक्त दो, जब वो पढ़ाएंगे तब मीडियन पढ़ाएंगे। अभी मैं आपको मीडियन पढ़ाने लगूं, फिर तुम कहोगे मुझे अलजेब्रा पढ़ा दो, फिर तुम कहोगे सर ये सब छोड़ो, बताओ कि उससे शादी कैसी होगी मेरी। देयर इज एजेंडा बेटा, ऐसे कैसे पढ़ाई होगी? ऑनलाइन में बताइए, यही प्रॉब्लम है। ऑफलाइन में किसी की हिम्मत नहीं होती है ऐसे फर्जी सवाल करने की। फ्रीडम का नाजायज फायदा कभी ना उठाएं। जैसे माँ बाप आपको पढ़ने के लिए भेजें कहीं, वहां आप फ्री हो, जिम्मेदारी से फिर काम करना होता है, ठीक है? हाँ जी, आप बताओ आपके इस सवाल का लॉजिक क्या है कि मुझे मीडियन पढ़ा दो। अभी बताओ, आप पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है? तो फिर हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ने लगेंगे, फिर एवरेज हमारा छूट जाएगा बेटा, ठीक है? देखिए, आपके हाथ में जब भी एक चैट करने का टूल होता है ना, जिम्मेदारी से करो यार, जिम्मेदारी से करो प्लीज, है ना? 5.5 महीने आपको मेरे साथ पढ़ने हैं, कोई आज ही थोड़े ना है कि बस एक ही कयामत का दिन है और कल से है ही नहीं ना। तो आप ये सीख पाओगे और फिर परेशान करते रहोगे मुझे, ठीक है? चले बेटा, भटकते मन को रोक लो। अर्जुन की ये क्वालिटी थी नहीं बेटा, ठीक है? चलो, अब आते हैं जरा समझते हैं औसत को थोड़ा बेहतर तरीके से। मैंने आपको भी समझाया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैं एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके सामने लिख रहा हूं।
सबको ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आती है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। ठीक है, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म्स बनाए मैंने। एक और ले देता हूं, 21। ठीक है, 11 टर्म्स हैं इसमें, यस, ये 11 टर्म्स मैंने आपके सामने लिख दिए। जरा कुछ चीजें देखते हैं। आप कहोगे इसका जो मिडिल टर्म होगा वो छठवां टर्म होगा, 11 प्लस 1/2, सिक्स्थ टर्म। सिक्स टर्म को ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई देखो यहां पर टोटल 11 नंबर हैं, 5 यहां से छोड़ दो, 5 यहां से छोड़ दो, तो ये एग्जैक्टली मिडिल टर्म हो गया, तो औसत मेरा 11 मुझे दिख रहा है। बट मजेदार बात मैं आपको क्या दिखाता हूं, आपको पता है कि 11 से जितना दूर ये है माइनस में, ये -10 है 11 से, ये वैल्यू क्या है, +10 है। तो इन दोनों का टोटल अगर मैं करूं, चाहे मैं 1 और 21 का टोटल कर लूं, या मैं 3 और 19 का टोटल कर लूं, या मैं 5 और 17 का टोटल कर लूं, क्योंकि ये सब मिडिल टर्म से बराबर दूरी पे हैं, या फिर मैं 7 और 15 का टोटल कर दूं, या फिर मैं 9 और 13 का टोटल कर दूं, क्या मेरा औसत हर जगह सेम आएगा? क्या मेरा टोटल हर जगह सेम आएगा? 22 22 22 22 22, यस। चूंकि ये दो टर्म्स का सम है 22, अगर मैं इन्हीं का एवरेज निकाल लूं तो क्या मुझे एवरेज मिल गया? 11 11 11 11 11, यस। तो यहां से बात ये निकल के आई है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें एवरेज निकालने के लिए या तो हम मिडिल टर्म सीधे देख लें, या फिर हम किन्हीं भी दो ऐसे टर्म्स का सम कर लें जो मिडिल टर्म से इक्वली डिस्टेंस्ड हो। तो द मोस्ट कॉमन थिंग विल बी कि क्यों ना हम ऐसा सोचें कि एवरेज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी का एवरेज अगर मुझे निकालना है, तो हम क्यों ना ऐसा लिख लें a प्लस एल बाई टू। यहां पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं a क्या है। a मेरा फर्स्ट टर्म होगा और l मेरा लास्ट टर्म होगा, सिंपल। तो ये आसान है ना हमारे लिए, हम क्यों अब मिडिल टर्म खोजेंगे? नहीं खोजेंगे, बट समझना जरूरी है मिडिल टर्म, क्योंकि उसका भी इस्तेमाल खूब करेंगे हम। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम अपनी एपी का अगर एवरेज निकाल रहे हैं किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो इट विल बी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। कोई टेंशन ही नहीं है, पहले और आखिरी टर्म का सम करके आधा कर लें, उसी से औसत मिल जाएगा। इवन सेकंड और सेकंड लास्ट से मिल जाएगा, थर्ड और थर्ड लास्ट से मिल जाएगा, बट सबसे आसान क्या है, पहला और आखिरी का एवरेज निकाल लिया। ठीक है, हाँ, आने को तो सेकंड सेकंड लास्ट से भी आ जाएगा, थर्ड थर्ड लास्ट से भी आ जाएगा, फोर्थ फोर्थ लास्ट से भी आ जाएगा, बट द मोस्ट इजिएस्ट थिंग इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। क्लियर? अब ये बात हमने वेरीफाई करी है, कब हमने वेरीफाई करी है? जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है। क्या ये इवन टर्म्स में भी अप्लाई होगा या नहीं, देखते हैं। इवन टर्म्स में ये अप्लाई होगा कि नहीं, ये भी हम बहुत सरलता से देख सकते हैं। मैंने कहा मेरे पास नंबर है 1 3 5 7 9 11। ठीक है, मैंने 6 टर्म लिए, ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं। आपको पता है इसका औसत क्या होगा? आप कहोगे इसका औसत होगा, इसका अगर मिडिल टर्म आप निकालने जाओगे तो यहां से देख सकते हैं, दो दो छोड़ दो, ये दोनों मिडिल टर्म बन गए, तो औसत बना 5 7 12/2। बना कि नहीं बना? 5 7 12/2 6 के बराबर बन गया। अब ये 6 का औसत आपका यहां से भी आ जाएगा, 11 1 12, 9 3 12, इवन ये 7 5 12। तो यहां भी आप फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 कर लो तो औसत निकल जाएगा। तो चाहे नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो या नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो, जो तुमने पहले पढ़ा सब भूल जाओ। अब आपको सिंपली एक बात ध्यान रखनी है कि किसी भी एपी में, मैं यहां पर आपको जनरलाइज एक्सप्रेशन दे रहा हूं, ये नोट आपको ध्यान रखना है कि इन एनी एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इन एनी एपी एवरेज इज इक्वल टू a प्लस एल बाई 2। ये सब जगह अप्लाई होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। ठीक है, काम आसान हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब कुछ और चीजें मैं आपको दिखा देता हूं इसी के बेसिस पे, कुछ बहुत ही कॉमन एपीज हैं जिनका इस्तेमाल होगा, इनको जरा ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है मैं नंबर्स लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 टिल n। इनको क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। बोलेंगे ऐसा? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे कि ये पहले n नेचुरल नंबर्स हैं? जी, ये पहले n नेचुरल नंबर्स हैं। तो अगर मेरे पास फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स दिए हो और मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका औसत क्या है, तो आप कहोगे इसका औसत निकलेगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। तो पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म 2 है, तीसरा 3 है, तो nवां टर्म n ही होगा ना, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी n प्लस 1/2। मैं अगर पूछूं कि बताओ इसका सम टोटल क्या है, इस सीरीज का सम कैसे निकलेगा? औसत इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो n ऑब्जर्वेशंस हैं और उसका औसत n प्लस 1/2 है, तो ये सम बन गया। ये फॉर्मूला तुमने रटा था बचपन में कि n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, n क्रमागत संख्याओं का योगफल इतना होता है। ठीक है, ये आज आपको प्रूफ मिल गया इसका, n प्लस 1/2 आपको वैल्यू मिल गई। तो ये हो गया आपको कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के केस में ऐसा होगा। इसको थोड़ा सा और समझते हैं, दूसरा केस हम समझते हैं। आपको मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं 2 4 6 8 10, ऐसे मैं लिख रहा हूं डॉट डॉट डॉट, और मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे पास n इवन नंबर्स हैं। अगर n इवन नंबर्स होंगे तो
आप बताओ nवां इवन नंबर क्या होगा? 2 टाइम्स n, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, nवां नंबर होगा 2 इंटू n। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट n इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स। पहले n प्राकृतिक संख्याएं हैं जो सम में है, इवन में। हिंदी में बताना बेटा, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, हर चीज को हिंदी में लिखेंगे तो डबल टाइम लगेगा, कोर्स 11 महीने का हो जाएगा। आप थोड़ा सा वक्त मेरे साथ बिताओगे, आपकी इंग्लिश भी अच्छी होने लगेगी। ठीक है, मैं खुद हिंदी मीडियम का हूं, इस तरह से पढ़ने में आपका फायदा है, इंग्लिश सुनने की थोड़ी आदत बनेगी। अब मैं पूछूंगा बताओ इसका एवरेज क्या है। आप कहोगे इसका एवरेज निकालने जाएंगे तो वही फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, तो 2 प्लस 2n बाई 2 बनेगा। ये वैल्यू बन गई आपकी n प्लस 1। ये चीजें ध्यान रखनी है कि पहले n इवन नेचुरल नंबर्स का एवरेज n प्लस 1 होता है। मैं आपसे पूछूं बताओ सम क्या होता है तो आपको सम होगा n इंटू n प्लस 1। ठीक है, क्लियर? कोई कंफ्यूजन है? n प्लस 1 एवरेज है, n नंबर्स है, तो n इंटू n प्लस 1 आपका सम होगा। ओके, आगे आते हैं। अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं 1, 3, 5, 7 ऐसे करके मैं लिख रहा हूं फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। पहले n ऑड नेचुरल नंबर्स लिख रहा हूं। तो आप मुझे बताओ ये वैल्यू किसके बराबर होगी? nवां ऑड नेचुरल नंबर किसके बराबर होगा? ये 2n माइनस 1 के बराबर होगा। कैसे? बहुत सिंपल है। पिछली जो सीरीज मैंने आपके सामने लिखी थी, याद करो, 2, 4, 6 ऐसे करके डॉट 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 2n, उसमें सब में एक एक घटाने से ये मिला है, तो ये वैल्यू 2n माइनस 1 के बराबर होगी। तो nवां ऑड नेचुरल नंबर 2n माइनस 1 होता है। ठीक है, जहां पर यहां पर मैं लिख दिया फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताओ औसत क्या होगा इसका, एवरेज, तो आप कहोगे ये होगा 1 प्लस 2n माइनस 1 बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू n। और अगर मैं आपसे पूछूं सम की वैल्यू कितनी आएगी? n स्क्वायर। और ये बहुत मजेदार पैटर्न है। सम n स्क्वायर आने का मतलब पता है क्या कह रहा है? कह रहा है अगर पहले 3 ऑड नंबर्स को आप जोड़ लो तो उसकी वैल्यू 3 स्क्वायर के बराबर होती है। ये क्या कह रहा है कि आप 1 प्लस लेट्स से 3 करते हो, 2 ऑड नेचुरल नंबर्स लिया आपने, इसकी वैल्यू 2 स्क्वायर के बराबर होगी। आप 1 प्लस 3 प्लस 5 कर लो, पहले 3 ऑड नेचुरल नंबर्स ले लो, इसका सम 3 स्क्वायर के बराबर होगा। पहले आप 4 ऑड नेचुरल नंबर्स ले लो, सॉरी 7 लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू 4 स्क्वायर के बराबर होगी, 4 स्क्वायर के बराबर होगी, लाइक दैट। ठीक है, दिस इज द पैटर्न। क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी को? तो ये कुछ बेसिक बातें हमने सीखी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और बहुत ध्यान से आपको मेरी बात सुननी है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि मेरे पास एक नंबर है 1, 3, 5, 7, 9। ये कितने नंबर हो गए बताओ जरा? ये 4 फर्स्ट ऑड नंबर्स हो गए, ऑड नेचुरल नंबर्स हो गए। ठीक है, हुए कि नहीं हुए? यस। लेकिन मैं आपसे एग्जाम में ऐसा सवाल नहीं पूछूंगा। मैं कहूंगा कि मेरे पास लेट अस से कोई भी 5 है, 4 नहीं है, कोई भी 5 मेरे पास ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, कोई भी। ये 5 फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, तो इनका एवरेज तो मुझे पता है किसके बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। पर मैं आपसे सवाल ऐसे पूछ बैठूंगा कि मेरे पास 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं और मैं बोलूंगा कि उनका औसत जो मेरे पास है वो 21 है। मेरे पास औसत कितना है? 21 है। तो बताओ ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? ग्रेटेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? तो आप कैसे रिलेट करोगे? आप ये कहोगे कि भाई अगर मुझे ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिया हुआ है और मुझे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स प्राप्त करने हैं, तो मुझे इन सब में क्या जोड़ने से मिलेगा? सब में x x जोड़ना पड़ेगा। तुमने यहां x जोड़ा, यहां x प्लस 1 जोड़ा, ऑड नंबर की सीरीज रही नहीं जाएगी ये कॉन्जिक्यूटिव, तो आपको हर एक नंबर में x ही जोड़ना पड़ेगा। तो जब आप सब में x x जोड़ेंगे तभी ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स रहेंगे 5। तो इसी सीरीज में सब में कुछ ना कुछ जोड़ के ये वाली सीरीज बनी होगी 5। आप कहोगे यहां मेरा औसत 5 है, अगर मैं सब में x x जोड़ूंगा तो औसत क्या हो जाएगा? 5 प्लस x हो जाएगा। आप करो यहां औसत क्या है? 21। 5 से 21 आने का मतलब क्या हुआ? आपने 16 बढ़ा दिया। औसत अगर 16 से बढ़ा है तो सारे नंबर 16 से बढ़े, सारे नंबर अगर 16 से बढ़े तो यहां तो 9 है, तो यहां आपकी वैल्यू 16 प्लस 9 25 के बराबर हो गई। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका, क्योंकि 5 ही नंबर से तो बहुत आसान था देखना, हमें पता है कि 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स अगर है और उनका औसत 21 है तो ये मिडिल नंबर हो गया। मिडिल के 2 आगे आएंगे और 2 पीछे आएंगे, क्योंकि मिडिल नंबर ही औसत होता है। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स एपी में होते हैं, 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7। तो आप कहोगे 21, 2, 23, 2, 25। आप ऐसे भी लगा सकते हो। ठीक है, तो बहुत सिंप्लीफाइड अंडरस्टैंडिंग है, मतलब आपको क्लैरिटी में इसलिए दे रहा था इतनी देर से ताकि हम अलग अलग तरीकों से इन चीजों को देख पाए। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? अच्छा, अब 1-2 डाउट ले लेते हैं। मुझे ये बता दो कि रैमो का फुल फॉर्म क्या है? ये कौन सा लड़का है? बेटा आप ऐसी हरकतें रखोगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये डाउट पूछ रहे हो आप कि आपका फुल फॉर्म क्या है। क्लास में आते समय अगर आपका ये प्रायोरिटी क्वेश्चन है तो आप सुधर जाओ, बस मैं यही कहूंगा। ठीक है, ओके।
यहां पर बहुत जितने भी डाउट्स आ रहे हैं ना वो मैक्सिमम डाउट का एवरेज टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। तो कृपया इस बैच को ना बेटा यूट्यूब समझ के ना पढ़ो। मुझे अपने अर्जुनों को ढूंढना है जिनके अंदर अर्जुन बनने की क्वालिटी है। ठीक है, भटकाव वाले लोग ना मुझे नहीं चाहिए, वो रैंक नहीं देते हैं। ठीक है, और मैं भी तुम्हारे पीछे कितना दिन पढ़ूंगा, समझा सकता हूं 2 दिन 4 दिन 5 दिन। एक बच्चा पूछा है बैच का रिस्पॉन्स कैसा चल रहा है। हाँ जी बताओ। कंपटीशन उतना भी ज्यादा नहीं बेटा, लोग जो तुम लोग सोचते हो। आप बस अर्जुन की तरह फोकस रहो। भटकने वाले बहुत लोग हैं यहां पर। बैच लेने से उनको लगता है सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बैच लेने से सिलेक्शन नहीं होता है, पढ़ने से होता है। चलो आगे बढ़ो। जब मैं डाउट खोलूं तो मुझे डाउट्स दिखें। ये क्या है कि रैमो का फुल फॉर्म क्या है? हैं? चलो सवाल करते हैं कुछ। तो ये देखो प्रश्न है आपके सामने। आपसे कह रहा है कि 39 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमने लिए हैं, और 39 जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं इनका बोला गया है आपसे कि एवरेज 62 के बराबर है। आपको बताना है कि जो स्मॉलेस्ट वन, जो सबसे छोटा नंबर होगा, वो कितना होगा, किसके बराबर होगा। ठीक है, तो आपको पोल में दे दिया है, ट्राई करिए खुद से जल्दी जल्दी जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। मैं करके दिखाता हूं। 39 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जिनका एवरेज 62 है। आप बताओ मुझे, पहले आप ये नंबर सोचो, 1 2 3 से लेके 39, इनका औसत क्या होता है? इनका औसत आपका 20 के बराबर होता है, 20। ठीक है, क्योंकि 39 प्लस 1/2 या फिर n+1 आपको याद हो, n+1/2। तो 39 नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, क्रमागत संख्याएं हैं, तो 20 होगा औसत। क्वेश्चन में 62 दिया हुआ है। ये 62 तभी बन सकता है जब हमारा औसत 42 से बढ़ जाए। औसत 42 से बढ़ेगा यानी सारे नंबर 42 से बढ़े हों, वरना ये कॉन्जिक्यूटिव रह ही नहीं जाएंगे। तो अगर मैं स्मॉलेस्ट यहां 1 देख रहा हूं, तो हमारा स्मॉलेस्ट यहां 42 जुड़ के 43 होने वाला है। सी आ गया। तो इसीलिए मैं इतनी देर से आपको छोटी छोटी चीज समझा रहा था। इसमें आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा। आप कहोगे 39 नंबर्स हैं, 39 प्लस 1/2 20, और अगर मेरा औसत यहाँ 62 है तो 42 से बढ़ गया, तो स्मॉलेस्ट नंबर भी 42 से बढ़ जाएगा। इवन लार्जेस्ट नंबर भी 42 से बढ़ जाएगा। हर नंबर 42 से बढ़ेगा। ठीक है, तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई? 43 हो गई। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। अगर मैंने पहले n कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखे 39, तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। इसका औसत कितना होता है? अभी आपको बताया है कि जब एपी हो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 औसत होता है। तो 39 प्लस 1/2 40/2 20 औसत हो गया। आप यहां 39 कॉन्जिक्यूटिव उन नंबरों की बात कर रहे हो जिनका औसत 62 है, 62 है। तो अगर हमारा औसत 62 है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि औसत 62 कैसे हो सकता है जब मेरा औसत 42 से बढ़े। तो औसत 42 से कब बढ़ेगा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में? जब ये हर एक नंबर 42 से बढ़े। अगर हर एक नंबर 42 से नहीं बढ़ेगा तो ये कॉन्जिक्यूटिव रहेगा ही नहीं। नए कॉन्जिक्यूटिव नंबर की सीरीज कैसे मिलेगी? इनमें हर एक नंबर में 42 जोड़ने से। इसलिए हमारा लीस्ट नंबर जो एक है वो 43 हो गया। जो लार्जेस्ट नंबर आपका 39 है वो भी 43 आपका जुड़ जाएगा, और ये वैल्यू आपकी 82 के बराबर हो जाएगी। लार्जेस्ट नंबर, हाँ सॉरी, 81 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि आपका 42 यहां भी जुड़ जाएगा। हर एक नंबर 42 से बढ़ेगा तभी वो कॉन्जिक्यूटिव रहेगा। ये छोटी सी बात अगर आप समझ लेते हैं तो सारी चीजें आपकी सरल हो जाएंगी और आप आसानी से सवाल को कर ले जाएंगे लॉजिकली। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं? क्वेश्चन नंबर 2, और फिर से आप सभी को मौका दे रहा हूं मैं, पहले आप सॉल्व करिए और फिर हम सॉल्व करेंगे। एवरेज 21 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का 53 है। आप बताओ लार्जेस्ट वन क्या है? आप कलम नहीं उठाओगे अगर आपने मेरी बात समझी है। 21 कंसेक्यूटिव पहले जो ऑड नंबर्स होते हैं उनका औसत 21 ही होता है। यहां 53 है, 32 ज्यादा है। 21वां ऑड नंबर कितना होता है? 42 माइनस 1 41। 41 में मुझे क्या करना है? 41 में मुझे क्या करना है? 73 आ रहा है सभी का? बी। ठीक है, मैं फिर से लिख के दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आए। तो आप कहोगे मैं पहले अगर 21 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर लिखूं, ठीक है, तो 1 बनेगा, 3 बनेगा, डॉट डॉट डॉट, 21वां ऑड नंबर क्या होगा? 42। ये 2n-1 ध्यान रखना हमेशा। 21 दूना 42 माइनस 1 41। औसत तो वैसे भी मुझे पता है कि 21 पहले ऑड नंबर्स अगर मैं लूं तो उसका औसत 21 ही होता है, n के बराबर होता है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा जो औसत है वो 53 के बराबर है। 53 का मतलब आपने इसमें 32 ऐड किया। एवरेज 32 तभी बढ़ सकता है किसी भी एपी में, अगर उसी ऑर्डर में हम रखते हैं, जब हमारे सारे नंबर 32 से बढ़े। तो जो लार्जेस्ट नंबर यहां है वो 41 है, तो हमें 41 में 32 ऐड करना पड़ेगा। हमारी वैल्यू 73 के बराबर हो गई। आंसर आपका हो गया बी। ठीक है बेटा, सभी को समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? अगले सवाल पे बढ़ जाऊं। ओके, अगले सवाल पे बढ़ जाऊं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल मुझसे कह रहा है कि 13 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स मैंने लिए हैं जिनका
औसत मुझे 206 दिया हुआ है, आपको डिफरेंस यानी अंतर निकालना है फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर में। अब यहां एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताना है। इस सवाल का जो आंसर है सभी लोग एक बार कमेंट कर दें, और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि सवाल में ज्यादा कुछ करना ही नहीं है एक्चुअली। ओके, ए ऑप्शन बोल रहे हैं मैक्सिमम लोग, और ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, 24 इज द राइट आंसर। कैसे, मैं दिखाता हूं आपको। देखो, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर अगर होगा तो मैं एक नंबर यहां लिखूंगा 1, इवन नंबर की बात हो रही है, मैं इवन और किसी की भी बात करूं तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। इवन नंबर लिखोगे तो 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। तो हर दो नंबरों के बीच में 2 का अंतर होता है, 2 का फासला होता है। ठीक है, ऐसे होता है। यहां भी 2 2 का फासला होता है। तो लेट्स से आपने 4 नंबर ले लिए तो 3 बार कूदना पड़ेगा आपको यहां पहुंचने के लिए। तो मैं अब यहां पर एक फॉर्मूला ही आपको दे देता हूं, जिससे आप थोड़ा इसको एज ए फॉर्मुलेशन भी ध्यान रखें कि अगर हमारे पास n कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हों या हमारे पास n कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हों, दोनों के केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पूछूं अगर, तो सिंपल सी बात है कि आपको क्या करना होगा, आपको n-1 टाइम्स कूदना पड़ेगा 2-2 के स्टेप्स। तो दोनों के केस में फॉर्मूला होता है n-1 इंटू 2। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूं अभी इवन और ऑड नंबर्स की बात कर रहा हूं, अभी मैं एपी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इवन और ऑड में 2 का ही अंतर होता है। तो ये n-1 इंटू 2 ध्यान रखना है। कोई भी जनरल एपी अगर होती है तो वो n-1 इंटू डी हो जाता है, अगर कॉमन डिफरेंस डी है। ठीक है, तो लेटर से मैं कहूं मेरे पास कोई जनरल है ए प्लस डी, और ऐसे करके मैं बढ़ता जाऊं a प्लस 2d इस तरीके से, और मैं एक लास्ट टर्म लिखूं एनवा, तो एनवा टर्म बनता है एपी में a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां जब मैं अंतर लेने जाता हूं लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का, मतलब यहां आप लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट मत बोलिए, बोल सकते हैं वैसे, तो यहां पर ये जो डिफरेंस आता है ये फिर n-1 इंटू डी आ जाता है अगर अंतर डी डी का है। यहां कंजुगेटिव नंबर्स में वही अंतर 2 का है, तो यहां पर मैंने 2 लिखा। ठीक है, क्लियर है। तो ये सवाल करेंगे अभी, और फिर से मैं आपको, ओके, लेट्स गो अहेड एंड सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन की डिपेंडेंसी इस बात से नहीं होती है कि भाई हमारे पास औसत क्या है, औसत से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर आपके पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, अगर मेरे पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, 13 नंबर्स आपने लिए, तो पहले नंबर और आखिरी नंबर का जो अंतर होगा, जिसको हम लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट बोल रहे हैं या फर्स्ट और लास्ट बोल दें, आपका आंसर होगा 12 इंटू 2। 12 इंटू 2 क्या होगा, 24 के बराबर होगा। इस सवाल में इस 206 का कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, 24 आपका उत्तर हो गया। चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल कह रहा है आपसे कि जो औसत है वो 26 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स है मेरे पास। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है क्रमागत, मतलब एक नंबर लिखा, अगला नंबर, अगला नंबर, अगला इवन नंबर, इस केस की बात हो रही है। 53 है। सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर आपको निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर। तो ये बहुत आसान सवाल है, अगर आपको चीजें क्लियर है कि अगर औसत मुझे 53 दिया है तो पहले और आखिरी टर्म का औसत ही औसत होता है। तो पहले और आखिरी टर्म का सम अगर आप निकालने जाओगे वो 53 इंटू 2 106 हो जाएगा। भाई किसी भी एपी में मैं आपको बता चुका हूं कि a प्लस एल बाई 2 ही आपका एवरेज होता है। क्वेश्चन में वही चीज 53 दी हुई है, तो पहले और आखिरी नंबर का सम क्या हो जाएगा, एवरेज इंटू 2। यही बोला मैंने, क्योंकि औसत तो मुझे दिया है तो ये वैल्यू 106 के बराबर हो गई। ठीक है, क्या किसी को कोई शंका है बेटा? नहीं, समझ में आ जाए सब कुछ? आगे बढ़ जाऊं, अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आपसे कह रहा है कि जो औसत है 16, 28 और एक और नंबर है वो 23 है, आपको तीसरा नंबर निकालना है। आप जरा कृपया मुझे इसका उत्तर बता दें। ठीक है, कृपया मुझे उत्तर बता दें। ये सवाल तो बहुत आसान है, बेसिक जो आपने पढ़ा है उसी को चेक करने के लिए सवाल है, ऐसा कुछ खतरनाक नहीं है। 16, 28 और एक और नंबर है, औसत अगर 23 है तो थर्ड नंबर क्या होगा? आप डायरेक्ट भी कर सकते हो ट्रेडिशनली सवाल को, और हम इस सवाल को एवरेज के डेविएशन से भी कर सकते हैं, बट डेविएशन छोटे नंबरों में बहुत ज्यादा लगाना नहीं है। 3 ही नंबर हैं, तो आप कह सकते हो मेरे पास 16 हो गया, 28 हो गया, और तीसरा नंबर आपकी तरफ से x हो गया। तो 16 और 28 कितना हो गया, 44 और x, तो ये हो गया 44 प्लस x, ये टोटल हुआ। और आप करो औसत मेरा 23 है तो 23 इंटू 3 हुआ, x की वैल्यू क्या हो गई 69 माइनस 44, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 25 यानी 25 के बराबर। ठीक है, क्लियर है, 25 के बराबर आपकी वैल्यू हो गई। एक चीज और ध्यान से देखना, अभी इसको अगर हम डेविएशन से करते जस्ट फॉर प्रैक्टिस, तो 16, 28 लिखते, तीसरा नंबर x लिखते, पता नहीं, एवरेज हमारा 23 है, तो 23 के रेस्पेक्ट में इस नंबर को हम जाके देखते तो हम कहते हैं -7 है। 28 क्या है, +5 है, इन दोनों से क्या मिलता, -2, तो क्या मुझे इसको +2 लिखना पड़ता? यस, तभी नेट डेविएशन 0 होता। तो x जो तीसरा वाला नंबर है वो 2 ज्यादा है किससे, औसत से, तो आंसर कितना हो गया 23 + 2 25 के बराबर हो गया। नेट डेविएशन से भी आप इस सवाल को कर सकते हैं। छठवां सवाल देखिए, छठवां सवाल देखिए जरा, 6th क्वेश्चन।
करने की कोशिश करिए जरा। सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 21 एंड 51, 21 और 51 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका हमें योगफल यानी सम निकालना है। सम निकालना है, तो ये सम आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखिए। तो हम कहेंगे कि बेटा 21, पहला जो इवन नंबर आएगा वो आएगा 22, फिर जाहिर सी बात है 24 आएगा, और ऐसे करके हम चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। आखिरी जो नंबर आएगा वो आएगा 50, 50, राइट, 50 आ गया, यही होंगे। अब इन सवालों में लोग फंस जाते हैं ये निकालने में कि हमारे पास टर्म्स कितने हैं। सम या तो लिख के तो नहीं निकालेंगे ना, हम इसका एवरेज भी जानते हैं। एवरेज क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, तो 50 और 22 कितना हो गया, 50 और 22 हो गया 72, बटे 2 करेंगे 36 आ गया। औसत तो मिल गया, लेकिन अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स भी मिल जाए तो हम उससे गुणा करके अपनी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकलेगा, तो मैं आपको एक फॉर्मूला देने जा रहा हूं, और ये फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसका काम आपको बहुत पड़ेगा। किसी भी एपी में यानी समांतर श्रेणी में जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स आपके जो कैसे निकलते हैं, जिसको हम बोलते हैं लेट्स से n, ये होता है आपका लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस d प्लस 1। ये चीज ध्यान रखना। अब अगर हम बात कर रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर या ऑड नंबर्स की, तो यहां पर कॉमन डिफरेंस आपका 2 हो जाता है। तो आपके नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकलेंगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म को l बोलता हूं मैं, फर्स्ट टर्म को a बोलता हूं, l माइनस a बाई 2 प्लस 1 बन जाएगा। मैंने बोला कि मेरे पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, क्रमागत संख्याएं हैं, जहां पर कॉमन डिफरेंस 1 हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14। तो यहां पर जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं n, वो आपका l माइनस a प्लस 1 हो जाता है, क्योंकि d की वैल्यू आपकी 1 के बराबर हो जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स निकाले बगैर तो सवाल तुम कर नहीं पाओगे। ठीक है, ऑलराइट, अब इस सवाल पे आ जाओ। अब नंबर ऑफ टर्म्स आप यहां कैसे निकालोगे, ये लिखा है जो आपने, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो होंगे लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई 2 प्लस 1। 28 बटे 2 14, 1 15 हो गया। अब आपका आंसर कैसे निकलेगा, जो हमें निकालना है सम, सम की वैल्यू हो गई 36, आपका औसत है, और कितने नंबर्स हैं 15, 36 इंटू 15 निकालना है। प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो मैं देखो कैसे गुणा करता हूं, 36 इंटू 10 360, और 36 इंटू 5 180। ठीक है, तो 360 और 180 कितना हो गया 540। आप ऐसे चाहें तो सीधा गुणा कर लें, 15 छक्का 90, 15 तिया 45 और 9 540 आपका उत्तर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए 7वां, और यहां पर एक शब्द और देखिए, यहां एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है मीन। ये मीन हम मीडियन नहीं पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, मीन का मतलब देखिए ध्यान रखना, जब हम बात कर रहे हैं एवरेज की, तो हम एवरेज बोलें या मीन बोलें एक ही बात है। जब हम अरिथमेटिक वाले एवरेज की बात कर रहे हैं, इसको हम मीन के नाम से भी जानते हैं, तो मीन बोल दूं या एवरेज बोल दूं एक ही बात है। मैं कहूं एवरेज ऑफ 10 नंबर्स या बोल दूं मीन ऑफ 10 नंबर्स। डी क्या है, डी को बोलते हैं बेटा कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर बोलते थे हिंदी में, अगर आपने 10th खुद से पास किया है तो ध्यान होना चाहिए आपको। डी जो मैंने लिखा है यहां पर डी, ये डी होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन, एक बार जाके ना समांतर श्रेणी पढ़ लेना, ऑल्दो मैं पढ़ाऊंगा अलजेब्रा में सीक्वेंस सीरीज में, बट फिर भी समांतर श्रेणी तो पता होना चाहिए ना। 10वीं पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, मतलब मैं इतने बेकार स्कूल से पढ़ा हूं, मुझे समांतर श्रेणी आती थी, तो मैं उतना स्टैंडर्ड तो एक्सपेक्ट करूंगा आपसे कि आप समांतर श्रेणी एटलीस्ट जाने। ठीक है, क्या होती है, ओके, उसको नहीं भूले, समांतर श्रेणी को भूल गए ठीक है, कोई बात नहीं, पता नहीं तो कोई बुराई नहीं है, थोड़ा देख लेना, 9th क्लास में है बेटा ये टॉपिक। ठीक है, मैं भी पढ़ाऊंगा बट आगे पढ़ाऊंगा। हाँ जी, 7वां सवाल देखिए। मीन का मतलब एवरेज हो गया, 50 ऑब्जर्वेशंस का मीन 36 है। ठीक है, 50 ऑब्जर्वेशंस का 36 से 36 है। ये पाया गया कि एक ऑब्जर्वेशन 48 को हमने गलती से 23 पढ़ लिया है, करेक्ट मीन बता दो। ये रिप्लेसमेंट केस मैंने आपको कल पढ़ाया था। एक गया है और एक आया वाला काम करना है हमको। 36 मेरा औसत है, लिख लिया। 48 को हमने 23 पढ़ लिया। 48 को अगर हमने 23 पढ़ लिया था तो मुझे करना क्या है, मुझे 23 को भगाना है और 48 को लाना है। इसकी वजह से ग्रुप में ये हो जाएगा, सरप्लस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि 48 जो आ रहा है वो ज्यादा लेके आ रहा है, और ये 50 लोगों में बांट देना है। तो 36 हो गया, और यहां पर आपकी वैल्यू हो गई 25 बटे 50, ये ओवरऑल वैल्यू हो गई आपकी 36.5, सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को भी। हाँ जी, ऑलराइट, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ABCDE 5
कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, क्रमागत विषम संख्याएं हैं, आपको एवरेज बताना है इनका क्या होगा। मिडिल नंबर सी आपका औसत होगा। लेकिन आप कहोगे सर सी तो कहीं दिया ही नहीं हुआ है ठीक है भाई, 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं तो मिडिल नंबर औसत होगा, लेकिन ये तो कहीं दिया ही नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सी को हमें देखना है कि डी और ई के टर्म्स या बी के टर्म्स में देखना है। सी की वैल्यू बी से कितनी ज्यादा होगी, 2 ज्यादा होगी। हर नंबर दूसरे नंबर से 2 ज्यादा है, ठीक है। तो सी विल बी बी प्लस टू होता है, तो ये ऑब्जर्व करके मुझे देख लेना है। तो सी हमारा बी प्लस टू के बराबर हो गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, बाकी सब गलत ही होंगे, 2 ऑप्शन थोड़े ना सही होगा। ये डी माइनस टू नहीं है, डी माइनस फोर है, गलत है। ई माइनस फोर होगा, ई माइनस टू दिया है। बी प्लस टू होगा, बी प्लस फोर। तो आपका यहां आंसर है बी प्लस टू। क्लियर है, समझ में आ रहा है यो? इसके एक से ज्यादा आंसर पॉसिबल है, बताओ कौन सा पॉसिबल है। सारे इसलिए गलत किए, हम जानते थे अभी तुम आओगे, तुम कहीं ना कहीं आओगे, कहोगे एक से ज्यादा सही है। कौन सा सही है बताओ ठीक है, एक ही सही है बेटा। हाँ जी, नवा सवाल देखो जरा। पोल 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 पोल, ये कह रहे पोल का टाइम बढ़ा दो, बढ़ा दिया चलो। एक्स वाई जेड पी कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, आपको बताना है इनका सम क्या होगा। ये बढ़िया सवाल है, इनका सम क्या होगा आपको बताना है। एक्स वाई जेड पी कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, तो हमें इनका सम बताना है कितना होगा। हाँ जी, कुछ लोग कह रहे हैं 4 टाइम्स एक्स प्लस थ्री होगा, 6 टाइम्स एक्स प्लस थ्री होगा। जो सवाल देखो करना मुश्किल नहीं है, जैसे हम एक्स या वाई के टर्म्स में हमें उत्तर निकालना है, ठीक है। एक्स या वाई के टर्म्स में उत्तर निकालना है, लेकिन इसके पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं, ठीक है। और वो कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लिया मेरे पास एक नंबर है 1, फिर हमारे पास एक नंबर है 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, और मैं यहां पर औसत लिखने जा रहा हूं। अगर मेरे पास एक नंबर है 1, एक नंबर है 1 2 3 1 2 3 4 5, एक का औसत एक ही होगा, अकेला है। 1 2 का औसत 1.5 होगा, 1 2 3 का औसत 2 होगा, 1 2 3 4 का औसत 2.5 होगा, 1 2 3 4 5 का औसत 3 होगा। तो आप देख रहे हो, जब मैं एक एक नंबर ऐड करता जा रहा हूं, अगला एक एक अगला नंबर ऐड करने से मेरा औसत 0.5 से बढ़ जा रहा है। ये बात समझ में आ रही है? इसको अपनी भाषा में नोट्स में लिखना कि अगर मेरे पास कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, नॉट ओनली स्टार्टिंग विद 1, आप इस नंबर को 10 से शुरू कर लो, 10 का अकेला औसत 10 होगा। अगर मैं 10 से एक नंबर शुरू करूं तो औसत 10 है। आप 10 में 10 के बाद अगला नंबर 11 जोड़ दो, 10.5 हो जाएगा औसत। आप 10 11 में अगला नंबर 12 जोड़ दो, औसत आपका 11 हो जाएगा। तो एवरी अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर अगर मैं जोड़ दूं तो मेरा औसत क्या हो रहा है, 0.5 से बढ़ जा रहा है। इस बात को समझ पा रहे हो आप? ठीक है, बहुत काम की चीज है ये। कॉन्जिक्यूटिव नंबर अगर आपने अगला जोड़ा तो औसत क्या होगा, 0.5 से बढ़ जाएगा हर बार। तुम उल्टा काम करो, जैसे मेरे पास ये नंबर है, लेट से 5 4 3 2 1, इस नंबर में मैं सबसे बड़ा वाला नंबर हटा दूं 5, तो औसत 0.5 से गिर जाएगा। ये दोनों ऑब्जर्वेशन हमें समझना है। मेरे पास ढेर सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, मैं लार्जेस्ट नंबर को हटा दूं, औसत क्या होगा, 0.5 से कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो दूसरा ऑब्जर्वेशन है ये भी आपको सीखना है। 5 4 3 2 1 है मेरे पास नंबर, मैंने मान लिया 5 को हटा दिया। अगर मैं 5 को हटा दूं तो मेरे पास बचा 4 3 2 1, मेरे पास बचा 3 2 1, मेरे पास बचा 2 1, और मेरे पास बचा 1। तो औसत जो यहां पर है वो 3 है, फिर 2.5 है, फिर 2 है, फिर 1.5 है, और फिर 1 है। औसत क्या हो रहा है, इट इज फॉलिंग। क्लियर है? डज इट मेक सेंस टू यू? इसको अपनी कॉपी में अपनी भाषा में लिख लेना, मैंने आपको दिखा दिया है कि क्या हो रहा है। अच्छा, एक काम और करें, मजेदार काम करें, तैयार हो? ठीक है, सुनने के लिए, समझने के लिए, या नहीं? सभी को समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, अब देखो एक नंबर देखो, 1, मैं नंबर लिख रहा हूं आपके सामने, 1 2, मेरे पास नंबर है 1 2 3 मान लिया, इसका औसत क्या है, 2 है। अब एक चीज देखो आप, मैं क्या करने जा रहा हूं, 1 को हटाने जा रहा हूं और 4 को जोड़ने जा रहा हूं। मैंने क्या किया है आप समझ रहे हो? मैंने सबसे छोटा वाला नंबर घटा दिया और जो सबसे बड़ा नंबर है उसके आगे एक नंबर जोड़ दिया। औसत क्या होगा बताओ? 4 3 7 2 9, 9/3 क्या हो गया, 3। देयर इज ए इंक्रीज ऑफ 1। मैं इसी नंबर में अब क्या करने जा रहा हूं, मैं इस 2 को हटाऊंगा और अब मैं नंबर में क्या करूंगा, 5 जोड़ दूंगा। अब इसका औसत बताओ कितना है, 5 4 9 3 12, 12/3 कितना होगा, 4। औसत क्या हो रहा है, 1 से बढ़ रहा है। यानी अगर मेरे पास एक ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन है और मैं ऐसा रिप्लेसमेंट करूं कि सबसे छोटा वाला नंबर हटा दूं और जो सबसे बड़ा नंबर है उसका अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर जोड़ दूं, तो मेरा औसत 1 से बढ़ जाएगा। ये 3 की ऑब्जर्वेशंस मैंने आपको भी दिए हैं, ठीक है। इनको अपनी भाषा में कॉपी में उतार लेना। अब आते हैं, ऐसी ही बात हम इवन नंबर्स के लिए कर लेते हैं। 2 4 6, मान लिया मेरे पास नंबर है 2, आंसर देखिएगा 2 या 1, ऐसे देखो। अब लेट्स से मैं आपसे कुछ सवाल करने जा रहा हूं। मैंने कहा मेरे पास n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं,
n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं जिनका एवरेज मान लेते हैं a के बराबर है। मेरे पास n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं जिनका औसत a है, दिया हुआ है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर एडेड, न्यू एवरेज क्या होगा? इस सीरीज को मेंटेन करते हुए अगर हमारे पास n कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जिनका औसत a था, हमने 5 नंबर्स और जोड़ दिया, औसत क्या होगा उसी सीरीज में? तो आप कहोगे a था, हर एक के आने से 10.5 औसत बढ़ जाता है, a प्लस 2.5 मेरा औसत हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? 5 नहीं होगा बेटा, 2.5 होगा। हमने 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स और ऐड कर दिए, a प्लस 2.5 हो गया मेरा औसत। ठीक है, अब यही काम अगर आप जाके इसमें देखते हो कि मैंने कहा मेरे पास एक इवन नंबर है 2, तो इसका एवरेज अकेले क्या है? 2 ही है। मैंने कहा 2 नंबर्स हो गए 2 और 4, औसत कितना हो गया? 3। 2 4 6, औसत हो गया मेरा 4। तो चूंकि यहां 2 का गैप है, जब वहां 1 का गैप था, एक नंबर ऐड हो रहा था +1 लेके, तो औसत आधे से बढ़ रहा था। यहां पर एक नंबर 2 लेके ऐड हो रहा है, औसत 1 से बढ़ रहा है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास एक इवन नंबर है या कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं और उसमें मैं अगला इवन नंबर जोड़ दूं तो औसत 1 से बढ़ जाएगा। सेम हैपेंस विद ऑड नंबर्स। 3 3 5, 3 5 7 ले लो आप, यहां औसत 3 है, यहां 4 है, यहां 5 है। सेम हैपन इन द ऑड नंबर। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि अगर मेरे पास कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर या कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर की सीरीज है, मेरे पास कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हो या कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर की एक सीरीज दी हो, इस केस में नेक्स्ट नंबर ऐड करने से, अगर आप नेक्स्ट नंबर ऐड करोगे तो एवरेज क्या होता है? 1 से इंक्रीज कर जाता है। यही चीज कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में 0.5 से इंक्रीज कर रही थी। ठीक है, ओके। अब जरा इस सवाल पे आ जाते हैं और इसका एप्लीकेशन तुम्हें दिखाता हूं। XYZ और 9, XYZ और 9 और P हमारे कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। आपको बताना है कि सम क्या होगा। पहले औसत निकाल लें, औसत को 4 से गुणा करेंगे, सम आ जाएगा। अब इसका औसत x के टर्म में बता सकते हो क्या? ये एक इवन नंबर है, 3 इवन नंबर कॉन्जिक्यूटिव तुमने जोड़ दिए, तो इसका औसत क्या हो जाएगा? x प्लस 3। 4 नंबर है, आंसर हो गया 4 टाइम्स x प्लस 3। देखो, वाओ, कॉन्सेप्ट बस पता होना चाहिए आपको। पहला इवन नंबर x है, तुम 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर अगर जोड़ोगे तो मेरा औसत 3 से बढ़ जाएगा। एक जोड़ते हैं तो 1 से बढ़ता है, 3 जोड़ा 3 से बढ़ा तो मेरा एवरेज क्या हो गया? x प्लस 3। एवरेज x प्लस 3 है, 4 नंबर है, 4 टाइम्स x प्लस 3 मेरा आंसर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए हाँ। तो एक सही है, तो अब चेक करने की जरूरत नहीं है, गलत होंगे ही, इनकी टेंशन लो ही मत। ओके, तो आप अगर समझ पा रहे हो तो मैं कैसे पढ़ाता हूं ना, मैं आपको गहराई में लेके जाता हूं, और वो गहराई अगर आप समझ लो, वो पैटर्न्स आप समझ लो, मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। इतना ध्यान रखना कि वो जो किताबी पढ़ाई नहीं होती है, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4, किताबी पढ़ाई है। किताब पढ़ने आओ क्या मुझसे? मुझसे तुम सीखने आए हो, तो सिखा तो मैं दूंगा, तकलीफ तुमको होगी। और जैसे मैंने पैटर्न दिखाया ना, कई लोगों के भेजे में घुसा नहीं होगा कि ये क्या गया। घर जाके उस पैटर्न को देखना, तुम्हारे भेजे में ऐसा घुसेगा कि कभी निकलेगा नहीं। बिकॉज इट्स ए पैटर्न, राइट? इट्स ए नंबर। मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं, जैसे ना विज्ञान आओ करके सीखें, मैं गणित आपको दिखा रहा हूं, फॉर्मूले नहीं लिखवा रहा हूं, दिखा रहा हूं गणित। अभी तक हमने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया सवाल करते हुए, पैटर्न बेस्ड सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको ना थोड़ा मेहनत करना मेरे साथ बेटा, ये ध्यान रखना आप। क्लास में अगर कोई चीज कम समझ में आए ना, मैं जब आईआईटी की तैयारी करता था, मास्टर इतना बढ़िया थे मैथ्स के, और वो पढ़ाएं और मेरे को कुछ समझ में ना आए, तो मैं घर जाके बहुत मेहनत करता था, क्योंकि मुझे पता था मास्टर तो शानदार है, मुझे ही सीखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, सीखेंगे। तो उसको जाके बार बार नोट्स रिवाइज करता था और सीख लिया सब, थोड़ा मेहनत की मैंने उनके साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। अब ये जो सवाल है, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो इसमें बेटा सीरीज की जरूरत है। जब तक आपको इस सवाल में फॉर्मूला नहीं पता होगा, आप सवाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं। तो यहां पर 2 चीजें मैं आपको एक फॉर्मूला भी ऐड करके दिखा देता हूं बिफोर दिस क्वेश्चन, कि जैसे हमने पढ़ा कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हैं, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, वो मैंने आपको पढ़ाया अभी कि उसकी वैल्यू होती है n+1/2। ठीक है, और ये फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही सम ऑफ फर्स्ट n, सम ऑफ, एक मिनट, फर्स्ट n नहीं लिखना चाहिए मुझे, ऐसे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। किसी को पता है इसका फॉर्मूला? ये होता है आपका n+1 2n+1/6, सम ऑफ क्यूब्स
ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, इसकी वैल्यू होती है n+1/2 का होल स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट। तो यहां कह रहा है कि आपको 10 पहले जो 10 नेचुरल नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम निकालना है, ठीक है। अब एवरेज टॉपिक में सम क्यों आया, क्योंकि आपसे एवरेज भी पूछ सकता है, तो 10 से डिवाइड करके औसत दिया जाएगा, ओके। तो पहला मैं लिखता हूं ये n+1 2n+1/6। अगर आपसे औसत पूछता, जो यहां पूछा नहीं है, सम पूछा है, तो औसत में आप n से डिवाइड करते नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो n और n कट जाते, तो आपका औसत आता n+1 2n+1/6। लेकिन औसत यहां पूछा नहीं गया, तो हम सम ही निकाल देंगे। तो सम कैसे निकलेगा, आप कहोगे इसी में n की वैल्यू हम रखते हैं 10, 10 × 11 × 10 दूना 20 21/6, ठीक है। 3 7 21, 3 दूनी 6 और 2 पंचे 10, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई 5 7 35, 11 × 35, किसी भी चीज को 11 से गुणा करना है 2 डिजिट नंबर को, तो उनकी डिजिट सम बीच में आती है, 5 3 8 385, ठीक है। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करो, 11 5 55, 11 33, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा 385, ठीक है। औसत अगर पूछता तो क्या करते, तो इस वैल्यू को हम 10 से डिवाइड कर देते। अगर औसत पूछता तो ये 385/n हो जाता, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू आती है बेसिकली, जो एक्सप्रेशन है आपका, 385 में 10 से डिवाइड कर लेते, 38.5 आ जाती है आपकी, अगर औसत पूछा गया होता तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11वां सवाल देखिए। एवरेज आपके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 का औसत क्या होगा। अब देखो, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या हो गया कि मल्टीप्लाइड बाई 3। तो आपको पता है, हम पहले 5 मल्टीपल की अगर बात कर रहे हैं 3 के, तो हम क्यों ना 1 2 3 4 5 इसका औसत निकाल के 3 से गुणा कर लें, क्योंकि मल्टीपल्स का मतलब क्या है, 1 × 3, 2 × 3, 3 × 3, 4 × 3, 5 × 3, ये मतलब हुआ। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चाहो तो इसका औसत निकाल लो, वो 3 होगा, उस 3 को 5 से गुणा कर लो, 15 आपका आंसर हो गया। 15 होगा नहीं, 3 × 3 होगा, सॉरी, क्योंकि इसका औसत 3 होगा ना, मल्टीपल में इन्हीं से गुणा करते हैं। इनका औसत 3 है, सबको 3 से गुणा कर दो, मल्टीपल का एवरेज आ गया 9। आप ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, 3 6 9 12 15, ये एपी है, एपी बनेगा ना, तो मल्टीपल्स ऑलवेज इन एपी। तो आप कहोगे इनका औसत कैसे बनेगा, मिडिल नंबर बोल दो, या फिर बोल दो 15 3 18/2 9। कई तरीके हैं 9 लाने के, 9 आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो जितनी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग होगी उतनी बढ़िया तरीके से चीजें हो जाएंगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं अम्बेश जी, ये भटकते हुए मन का सवाल है अम्बेश, ओके। अपने सवालों को जरूर जज करिए कि ये सवाल वास्तविक में कोई वैल्यू रखता है या भटकते हुए मन का प्रश्न है। ये सिर्फ भटकते हुए मन का प्रश्न है। आप सवाल में चीजें सीखिए, ये ज्ञान जान के क्या करोगे कि ये सवाल क्या प्रीवियस ईयर में आया कि नहीं आया, ठीक है। हम तो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ना। हाँ, 12वां सवाल देखिए। कह रहा है आपसे कि जो औसत है 7 क्रमागत संख्याओं का जो कि पी से शुरू हो रहा है, वो क्यू के बराबर है। फाइंड द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स स्टार्टिंग विद q+2। प्रदीप जी पूछ रहे हैं क्लास कब तक चलेगा। प्रदीप जी ऑफलाइन क्लास में सवाल कभी करोगे आप क्लास के बीच में? नहीं, सीरियसली पढ़ो बेटा। अगर आपके अंदर इतना इंटरेस्ट नहीं है या आप घड़ी देख के पढ़ रहे हो तो आप क्या पढ़ रहे हो फिर, ठीक है। और वैसे क्लास का टाइम भी डिसाइडेड है, क्लास का बैच भी डिसाइडेड है। अर्जुन की क्वालिटी अपने अंदर लाओ, ऐसे सवाल नहीं पूछना है। अगर आपको जाना है तो ऑनलाइन क्लास में आप कभी भी निकल के जा सकते हो, बट ये पूछना कि क्लास कब तक चलेगी, ये शो कर रहा है कि आप बस टाइम कटा रहे हो ठीक है। टाइम ना कटाओ बेटा, बोर ना हो, जब मन करे निकल जाओ, ठीक है। 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स स्टार्टिंग विद पी इज क्यू। 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है मेरे पास जो q+2 से शुरू हो रहा है। अब बताओ मुझे, p से शुरू होने वाले 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का अगर औसत q है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि क्या q की वैल्यू p+3 के बराबर होगी? यस, क्योंकि p पहला नंबर है और उसके बाद 6 नंबर्स और आए हैं। हर एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर के आने से औसत 0.5 से बढ़ता है, 6 के आने से 3 से बढ़ जाएगा। तो q की वैल्यू p+3 हमने ऐसे ही लिख दी। हम ऐसे भी सोच सकते थे कि पहला नंबर p है, दूसरा क्या होगा, p+1 होगा, अगला p+2 होगा, अगला p+3 होगा, और अगर 7 नंबर्स हैं तो चौथा टर्म ही मेरा एवरेज होगा, p+3 हो गया। बट ये डायरेक्ट सोचना ज्यादा आसान है। 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो p के बाद 6 और है, p+3 मेरा हो गया। अब कह रहा है मेरे पास 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जिनका स्टार्ट q+2 से हो रहा है। तो आप कहो q+2 से स्टार्ट होगा, लिख दिया मैंने, q+2 से स्टार्ट हुआ, और 4 नंबर और आएंगे तभी 5 होंगे। 4 नंबर के आने से औसत कितना बढ़ जाएगा, 4 × 0.5, 2 से और बढ़ जाएगा। तो क्या ये वैल्यू q+5 के बराबर हो जाएगी? यस।
हो गई। बट आंसर जो मुझे लगाना है वो पी के टर्म में लगाना है, तो क्यू की वैल्यू उठा के रख देते हैं p+3, तो ये हो गया p+3+5 इज p+8। ऐसे भी समझ सकते हो। आप कहोगे q+2 से स्टार्ट है, q+2 का मतलब p+5 से स्टार्ट है। 5 नंबर है तो 4 नंबर और आएंगे, 4 नंबर और आएंगे, ठीक है। p+3 से स्टार्टिंग होगी ना, q की वैल्यू हमने p+3 उठा के यहां रख दी, तो ये आ गई। 5 नंबर है हमारे पास, q+4, एक मिनट सर, एक मिनट, कहां q+4 आएगा बेटा? हाँ एक मिनट, मैं थोड़ा गलत लिख दिया, आप सही करो, एक मिनट। अब इसको थोड़ा हटा देते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, p+7 ही होगा, यू आर राइट। ठीक है, देखो ये आपकी वैल्यू जो आई ये q+4 आई, एक मिनट, q+4 आई, बिल्कुल सही बोला आपने, और q+4 आपका p+7 के बराबर है। ठीक है, यहां ऐसे भी सोच सकते थे कि q+2 p+5 है, 4 नंबर और आए, 2 से औसत बढ़ गया, p+7 हो गया, आंसर हो गया आपका। ठीक है, कोई समस्या किसी को? नहीं, सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं करना है, कोई परेशानी नहीं है, आसानी से आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखिए, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 होल नंबर्स। तो पहले तो हमें समझना है कि होल नंबर्स क्या होते हैं, क्या होते हैं होल नंबर्स? होल नंबर्स बताओ क्या होता है? हाँ जी, कोई बताएगा होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर क्या होते हैं बेटा? होल नंबर्स को अगर मैं एक लाइन में लिखूं तो ये होता है बेसिकली जीरो एंड नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। होल नंबर्स आपके होते हैं 1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इनको एक नाम से और जानते हैं कि ये नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं। नॉन निगेटिव इंटीजर्स का मतलब होता है जो ऋणात्मक पूर्णांक ना हो, मतलब धनात्मक और जीरो मिला के। तो अब कह रहा है मुझे 50 होल नंबर्स का सम चाहिए, तो सम एवरेज चाहिए, तो पहले सम निकालते हैं हम। तो पहला नंबर हो गया 0 1 2, कहां तक जाएंगे हम? 49 तक जाएंगे। जीरो से चलोगे, जीरो भी एक संख्या है, तो टोटल 50 नंबर लिखने में 49 पे चुक जाओगे तुम। तो इसका सम कैसे निकलेगा? ये तो सम वही होगा जो पहले 49 नेचुरल नंबर्स का सम है, तो फॉर्मूला लगेगा n+1/2, 49 × 50/2। ये वैल्यू हो गई आपकी 49 × 50/2। ठीक है, इसको ऐसे रहने दो, मल्टीप्लाई मत करो। अब जब आप एवरेज निकालने जाओगे, वैसे ये करने की जरूरत थी नहीं, यहां पर मैंने फॉर्मूला लिख दिया। ये क्या है? एपी है। एपी का एवरेज क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई टू, तो 0 + 49/2 तुम्हारा आंसर आ गया 24.5। सम निकालना होता तो ये फॉर्मूला लगा लेते, सम निकाल लेते। सम नहीं निकालना है, सीधे एवरेज निकालना है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई टू करके कर लो। ठीक है बेटा, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। 14वां सवाल, दो नंबर्स का रेशियो 3:4 है, उनका एलसीएम 120 है, तो उनका एवरेज बता दो। अब देखो एलसीएम अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, इसका समय तो नंबर सिस्टम में आएगा, बट फिर भी बहुत सिंपल सवाल है, मैं समझा देता हूं। एक नंबर हम मान लेंगे 3x है, एक नंबर हम मान लेंगे कि हमारा नंबर जो है 3x है, लिख रहा हूं मैं यहां पर, और एक नंबर हमारा 4x है। जब आप इसका एलसीएम लेने जाओगे तो एलसीएम बनता है 3 × 4 12x, ये एलसीएम हो जाता है। यही वैल्यू अगर 120 के बराबर है तो हमारी x की वैल्यू हो जाती है 10। x 10 हो गया तो हमारे नंबर कितने हो गए? 30 और 40। इन्हीं का औसत निकालना है, एवरेज। 30 और 40 का औसत होगा 30 + 40/2, और 30 + 40/2 कितना हो गया? 35। आंसर हो गया सी। ठीक है, तो बस एलसीएम का ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कि अगर दो नंबर्स का रेशियो दिया है 3:4, तो उनका औसत जो होता है वो 3 × 12x होता है। क्लियर? कुछ लोग कह रहे हैं डायरेक्टली 7 का मल्टीपल नहीं देख सकते हैं क्या? देख सकते हैं, बट अभी मैं उस अप्रोच पे इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि जब मैं रेशियो आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको कुछ घोटाले भी समझाऊंगा। ठीक है, ये वैल्यू हमें पता है कि 7x/2 आएगी। अब 7x/2 आएगी तो नेचुरली 7 का मल्टीपल हमें दिख रहा है, अगर x में कोई ऐसी वैल्यू ना आ जाए जो 1/7 हो, तो 7 का मल्टीपल यहां देख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि x में कोई 7 का ऐसा नहीं आएगा 1/7 2/7 टाइप का, तो 7 कटेगा नहीं, तो 7 का मल्टीपल आंसर होगा। यस ट्रू, तो वो भी देख सकते हैं, बट वो जब रेशियो पढ़ाऊंगा तो मैं आपको और थोड़ा बेहतर बताऊंगा। 15वां सवाल देखिए, 15 नंबर्स का जो औसत है वो 52 है, पहले 8 नंबर का औसत 49 है, आखिरी 8 नंबर का औसत 54 है। 8वां नंबर बता दो। बेटा ये कल सवाल जो मैंने आपको समझाया है ना, आप प्लीज मुझे निराश मत करिएगा इस सवाल में। ठीक है, कल इसको मैंने इतने बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझाया था कि इसका उत्तर मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे दें कि 8वां नंबर क्या है। ओवरऑल औसत मुझे दिया हुआ है,
बी ऑप्शन बहुत लोग बोल रहे हैं, 65% लोग बी बोल रहे हैं कि उत्तर बी सही होगा। 63% लोगों ने बोला। जो गलत हो गए बेटा वो प्लीज क्लास को बहुत अच्छे से रिवाइज करो। आप गलती करना गलत बात नहीं है, बट जो चीजें मैं बिल्कुल सिखा चुका हूं उन चीजों में मिस्टेक नहीं करनी है आपको। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। मैंने कल आपको यह समझाया था, जैसे 15 नंबर है, पहला 8 और आखिरी 8 16 हो रहा है, तो जो मिडिल नंबर होता है बीच वाला, जो कि यहां पर आपका क्या कहलाएगा, 8th नंबर, यहां जो 8th नंबर होगा वो दोनों में काउंट हुआ है। ठीक है, क्योंकि जब हम बात करते हैं A1 से A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8, ये नंबर जो होता है ना 2 बार काउंट होता है, पहले 8 में भी और आखिरी 8 में भी। कॉन्सेप्ट कल सिखाया मैंने। तो यहां मैंने आपको जो सिखाया था मैं डायरेक्टली उसी की बात करूंगा। मैं डिविएशन निकालूंगा कि 52 के रेस्पेक्ट में इस 49 का कितना डिविएशन है, तो आप कहोगे -3 है 8 प्लस ये जो 54 है ये +2 दे रहा है मुझे 8, तो वैल्यू कितनी हो गई 24 और 16 -8। अब आपको पता है ये -8 का डिविएशन कौन दे रहा है, 8th नंबर दे रहा है। तो अगर मुझे 8th नंबर निकालना है तो वो 52 - 8 हो गया 44। सभी को समझ में आ रही है बेटा? ये एक चीज मैंने क्लास में बहुत अच्छे समझाई थी कल, तो मैं डायरेक्टली इसको लिख रहा हूं। जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसका काम है कि जो कल मैंने पढ़ाया था उससे जाके इसको सीखे, क्योंकि इस सवाल को ट्रेडिशनली लिख के करना बेवकूफी है। ठीक है, कि हम बैठ के वो लिख रहे हैं ना इस तरीके से, इस सवाल को करने के लिए हम ऐसे लिख रहे हैं 15 × 49 + 54। लिखने को कर सकते हैं कि 15 × 52, ये भी लिख के कल दिखाया था मैंने, बट क्यों लिखना है इसमें? यहां तो खैर सरल है, इतना मुश्किल यहां पर है नहीं, क्योंकि यहाँ 15 सॉरी यहाँ 16 कहाँ आएगा, एक मिनट, यहाँ 8 आएगा, 8 नंबर से ना, तो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे। बट इसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सॉल्व करने में, यहाँ सीधा ऐसे लिखना है आपको 44 के बराबर। ठीक है, तो अब आज इतने ही प्रश्न डिस्कस करेंगे। अब मैं देख लेता हूं अगर कुछ लोगों के डाउट्स हैं तो क्या है, बट डाउट्स बेटा तमीज के रखना। ओके, फर्जी सवाल नहीं पूछने का कि सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। पूछ सकते हो ये सवाल फिर भी क्लास के अंत में। कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा हो गया है ना कि क्वेश्चन करते टाइम कॉन्सेप्ट याद ही नहीं रहता है। कॉन्सेप्ट फिर सीख कहां रहे हो बेटा? कॉन्सेप्ट कौन याद करता है? फॉर्मूले याद किए जाते हैं, कॉन्सेप्ट सीखा जाता है। ठीक है, और जब प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली समस्या होगी, ये नेचुरल प्रोसेस है पहली बात। और कॉन्सेप्ट को सीखने में जोड़ दो और सवाल लगाओ। याद का तो कोई सवाल ही नहीं है, कॉन्सेप्ट को याद करना ही नहीं है, एप्लीकेशन करना है सीख के। ठीक है, और कोई भी बदलाव जल्दी नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है, रेजिस्टेंस भी होगा, तो मेहनत करो। मुझे ये बता दो कि रैमो का फुल फॉर्म क्या होता है। आप पहले एग्जाम निकाल लो बेटा, बता देंगे आपको। ठीक है, मैं अपनी पूरी इतिहास आपको सुनाऊंगा। ठीक है, कि मैं बचपन में क्या करता था, जब मैं 6 महीने का था तो मैं कैसा था, सब बताऊंगा तुमको। पहले एग्जाम निकाल लो। इसमें क्या समझाना है सर, ये एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। देखो मैंने ये समझाया था कि अगर मेरे पास 18 नंबर हैं, ये 18 नंबर लिखे थे मैंने, शायद 17 नंबर लिखे थे इसमें सवाल में, कल का ये एक्सप्लेनेशन है। तो 17 नंबर्स में अगर मैं कहता हूं पहला 9 नंबर, तो पहला 9 नंबर A1 से A9 होगा। आप लिख के खुद ही गिन लो। और अगर मैं बोलूं आखिरी 9 नंबर, आखिरी 9 नंबर यहां से यहां तक होगा, तो ये 9वां नंबर 2 बार आ गया, 2 बार आया। तो मैंने यही समझाया कि अगर मैं इसको 2 ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन की तरह देखूं कि पहले 9 नंबर तो A1 से A9, आखिरी 9 नंबर A9 से A17, तो इन दोनों को अगर आप कंबाइन करके देख रहे हो और डेविएशन निकाल रहे हो -18, तो ये डेविएशन क्यों आ रहा है? क्योंकि पहले 9 नंबर में A9 एक बार आया, बाकी सारे नंबर एक बार आए। अगले 9 नंबरों में A9 एक बार आया, बाकी सारे नंबर एक बार। तो इनको अगर कंबाइन देखते हैं तो A9 ही एक ऐसा नंबर है जो 2 बार आया है। तो हम कह सकते हैं कि A1 से लेके A17 तक के सारे नंबर एक बार आए और A9 2 बार आया। तो अगर 17 नंबरों का औसत 19 है, तो A1 से लेके A17 तक के जो नंबर्स हैं एक एक बार काउंट किए जाए तो वो डेविएशन दे ही नहीं सकते, क्योंकि उसका तो औसत ही 19 है। एवरेज के रेस्पेक्ट में डेविएशन 0 होता है। तो ये जो -18 आ रहा है, इसका कल्प्रिट कौन है? इसका कल्प्रिट है वो एक्स्ट्रा A9, वही मुझे -18 का डेविएशन दे रहा है। तो A9 की वैल्यू क्या होगी? 19 के रेस्पेक्ट में हमने देखा तो -18 का डेविएशन है, तो A9 की वैल्यू 19 - 18 1 हो गई। इसको 5 बार देखो। एवरेज में अगर आप ये चीज समझ जाते हो ना, तो आपको एवरेज पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं शायद हिना जी आपको आंसर मिल गया होगा। ठीक है, समझ में तो आ जाता है, बट क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगता है, लगेगा। प्रैक्टिस यार समझने से सिर्फ थोड़ा ना हो जाता है। स्विमिंग करने के स्विम के ट्रेनर ने बोल दिया कि ऐसे ऐसे तैरते हैं, दिखा दिया उसने तैर के बटरफ्लाई। अब तुम कूदोगे तो तुम तुरंत तैरने नहीं लगोगे, मेहनत करोगे। तो इसका एक ही समाधान है, प्रैक्टिस। सोचने से कुछ नहीं होता, दम लगा के प्रैक्टिस करो। और ये सवाल दोबारा पूछना भी मत, क्योंकि इसका एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। आप सोच रहे हो कि भैया मैंने टीचर को देख लिया मेरा काम बन जाए, नहीं बनेगा काम। लेट मी बी वेरी हार्श अबाउट इट, मीठा नहीं बोलूंगा मैं। मुझे तुम्हें अर्जुन बनाना है।
तो वो एटीट्यूड लेके आओ अपने अंदर। सिर्फ कॉन्सेप्ट को पढ़ के और समझ के कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होगा। 10% काम है खाली। इसको सवालों में लगाना पड़ेगा, खूब सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब बनोगे टॉपर। हल्के में मत लो चीजों को। तो क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगेगा। पहली बार दिक्कत होगी, 2 बार दिक्कत होगी, 3 बार दिक्कत होगी। इसीलिए तो बोलते हैं कि अभ्यास करो। अभ्यास करना पड़ेगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। 2024 का प्री एग्जाम कब तक आएगा सर? उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन जारी रखूंगा। ये कौन सा हिसाब है बेटा? है मतलब डेट अगर तुम्हें पता होगी उस हिसाब से आप तैयारी करोगे। आपकी तैयारी 100% इंटेंस होनी चाहिए। ये क्या है कि फरवरी में होगा तो फिर इस तरह से पढ़ेंगे, मार्च में होगा तो उस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, चुपचाप पूरी इंटेंसिटी के साथ तैयारी करो। नोटिफिकेशन जिस दिन आएगा ना, फिर ज्यादा टाइम नहीं बचता है, फिर तो भगदड़ होती है खाली। 100% इंटेंसिटी के साथ तैयारी करो अगर एग्जाम निकालना है तो। प्रैक्टिस सीट टेलीग्राम पर आती है, अपडेट सेक्शन में। अपडेट सेक्शन में डाल देंगे आपको। अभी पहले क्वेश्चन सीट जो मिली है आपको, इवन पीपीटी आप देखोगे तो उसमें सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। वैसे हम इसके एक्सरसाइज भी डाल देंगे, पहले आप वो करोगे, बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे आपको। पीडीएफ लंबी हो जाती है, जेन्युइन डाउट ही स्क्रीन पर शो करें। जी चलो, आज का कंटेंट पढ़ा चुका हूं, जिसको जाना है वो जा सकता है। कुछ सवाल जो डाउट्स हैं वो देख लेता हूं। मेरा मैथ्स बहुत वीक है, क्या सीजीएल क्रैक कर सकता हूं? स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करें? आप चुपचाप इस बैच को ठीक से फॉलो करो। आई एम इन डिप्रेशन। डिप्रेशन से कुछ नहीं होना है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो डिप्रेस होकर एग्जाम निकाल नहीं सकते। चिंता करने से एग्जाम नहीं निकलता है। ये एक तरह का गेम है, कॉम्पिटिशन है। मेहनत करने से जरूर निकल सकता है। तो मैथ्स कमजोर हो, मैथ्स आपने ठीक से पहले नहीं पढ़ी होगी, इसलिए आप कमजोर हो। आपके अंदर कोई विटामिन मैथ्स की डिफिशियंसी नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है ठीक से। तो अब मैं ठीक से पढ़ा रहा हूं, आप दम लगा के मेहनत करो। रोज एक एक स्टेप लो। जो रोज पढ़ाया जा रहा है आप चिंता किए बगैर उसको पढ़ने की कोशिश करो। उस वो चीज जहां तक समझ में आती जा रही है उसको प्रैक्टिस करते जाओ, बस यही करना है आपको। ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। सर मैं रैंक निकालूंगा सर, आपके साथ रहकर आपका अर्जुन बनूंगा। धन्यवाद सर रितेश जी, अच्छा लगा। बस ये बना के रखना, 10 दिन में भाग मत जाना। ठीक है। 12 नंबर डाउट है, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। एक बार घर पे इसको ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत होगी तो कल पूछ लेना, मतलब नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी आपकी। ठीक है, तो थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेना, खुद से समझ में आ जाएगा घर पे, वरना बता दूंगा बाद में। ठीक है। स्पीड कम है, क्वेश्चन तो बन रहे हैं जितना आपने पढ़ाया यार। अभी 2 दिन क्लास हुई है, अभी ये ज्यादा इतना टेंशन ना लो। थोड़ा पढ़ो मेरे साथ और दम लगा के प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट होगा। प्रैक्टिस शीट कहां पर मिलेगा? अभी जो क्वेश्चंस हैं क्लास में जो करा रहे हैं आप, अभी इनको रिवाइज करो। पहले सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे, तब आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन हम देंगे। कॉन्सेप्ट तो पहले करो आप ठीक से, अच्छे से। ठीक है, तो उसको हम देंगे, बता देंगे कैसे मिलेगा। तो ये आंसर कर दिया मैंने। अ, 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 अ। मेरा दोस्त अभिनय सर से पढ़ता था, वो कहता है कि उनके कॉन्सेप्ट यूनिक है। सर ये बात सच है क्या? मैं अभी न्यू हूं, पहले बैच आपसे स्टार्ट किया तो जल्दी। देखिए दो चीजें मैं अगेन बोलता हूं। टीचर सारे अच्छे हैं, कौन किसको रेजोनेट कर जाए, कौन किसको रेजोनेट कर जाए। और कभी भी 2 अध्यापकों में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि आप जो ओनर्स है ना, वो टीचर पे शिफ्ट कर रहे हो। अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपके लिए कौन सा टीचर अच्छा है, जो आपको समझ में आ रहा है, फिर तो प्रॉब्लम है बेटा। यहाँ कौन सा ऐसा टीचर है जिसके पास बच्चे नहीं है, कौन सा ऐसा टीचर है जिससे लोग नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि सब अच्छे हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं। कौन आपको रेजोनेट कर गया? अब जैसे दुनिया में आपको लेट से शादी करनी है तो आपको किसी एक से ही करनी पड़ेगी ना, 100 लोगों से तो नहीं कर सकते हो। ठीक है, you have to marry ones who is most suitable to you. Find your own teacher, study with him or her. But अगर आपको बिकॉज आपका दोस्त बोल रहा है इसलिए आप कंफ्यूज हो, यार इतना इंटेलिजेंस तो रखो कि आप इस क्लास में बैठे हो, आपको ये समझ में आया कि आपको मुझसे पढ़ना है नहीं पढ़ना है, आपसे मैं रेजोनेट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, जहां तक कोर्स की बात है, जहां तक कोर्स की बात है, आप एक बार पूरा कोर्स करके ये देखोगे तब आपको समझ में आएगा ना कि मैं अच्छा हूं बुरा हूं, तब आप लोगों को भी बता सकते हो। पहले क्या बोलूं मैं? ठीक है, तो पिक योर टीचर एंड स्टडी। बार बार टीचर बदलने से भी कुछ होता नहीं बेटा। ठीक है, हाँ जी। अगर आप टीचर इधर से उधर बदलते रहोगे हर 3 महीने, तो आपको लगता है टीचर बदलने से आपका सिलेक्शन होगा, कभी नहीं होगा। सिलेक्शन तो आपकी मेहनत से ही होना है। अब जो रेजोनेट करता है उसके साथ पढ़ लो आप। ठीक है, जहां भी पढ़ना है पढ़ लो, वो आपकी मर्जी। मेरा ये मानना है कि किसी को कभी पकड़ के मत रखो। मैं हमेशा ही मौका देता हूं, मैं कभी नहीं बोलता हूं कि आप मेरे साथ ही रहो। मैं हमेशा बोलता हूं कि यू आर फ्री टू लर्न फ्रॉम एनीवन। जहां पढ़ना है पढ़ो, जहां तुम्हें रेजोनेट करे पढ़ो। थैंक यू सो मच सर, yesterday some of the concepts were confusing to me but I watched the video again with full concentration, it was so clear। यही तरीका ही है, क्योंकि हमें क्लास में इसका जी थोड़ा पेस रखना पड़ता है। आप अगर घर पे मेहनत करने को मेरे साथ तैयार हो, सब समझ में आएगा यार। क्या नहीं समझ में आएगा? आप देखो भी कुछ दिन में आप क्या बन जाओगे, देखते रहो। जैसा कि आप विदाउट एनोटेशन फाइल दे रहे हो, बट क्या प्रिंटेबल प्रैक्टिस शीट्स भी मिलेंगी? विदाउट एनोटेशन फाइल कहां मिल रही है आपको?
विद एनोटेशन मिल रही होगी ना, ये जो लिख रहा हूं ये तो मिल ही रहा होगा ना तुमको। और जो प्रैक्टिस सीट होंगी उनको आप प्रिंट निकाल पाएंगे, उसकी चिंता ना करें, ठीक है, उसकी चिंता ना करें। I can't understand but we'll try to understand. I'm from Tripura, first time. Thanks for your low price. Belong to poor family. बेटा देखो, ऑनलाइन में क्या होता है ना, एक तो हम लोगों का कंसंट्रेशन भी उतना बन नहीं पाता है कई बार, है ना। तो उसकी वजह से कई बार होता है कि आप थोड़ा 2 मिनट लैप्स हो गया दिमाग आपका और कॉन्सेप्ट आगे चला गया ठीक है। तो घर पे आप मेहनत करो इस वीडियोस के साथ। मैं इतना आपको बता दे रहा हूं कि जो डेप्थ आपको यहाँ मिलने वाली है इस कोर्स में वो कहीं नहीं मिलेगी, इसकी गारंटी मैं आपसे लेता हूं, क्योंकि मैं एक अलग बैकग्राउंड से आता हूं, मेरा मैथ सीखने का तरीका भी बहुत अलग रहा है। तो जो डेप्थ आपको इस कोर्स से मिलने वाली है वो कहीं नहीं मिलेगी, ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूं। बाकी आपकी मर्जी है। और मैंने बोला है कि मोहब्बत कर लो टीचर से, जिससे भी पढ़ो, तो जिससे मोहब्बत हो उसी से पढ़ो, वरना तो भटकते रहोगे, वो काम करना ही नहीं आपको। एक बार मन बना लिया तो बना लिया फिर। हाँ जी, ओके, चलो यार अब निकलते हैं। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी मंडे को। बीच में आप जो चीजें कम समझ में आई हैं थोड़ी, इनको रिवाइज करके पक्का कर लेना, डेविएशन जो मैंने चीजें आपको सिखाई हैं, बिकॉज ताकि आपको ना बड़ा मजा आएगा। कॉन्सेप्ट के साथ साथ एग्जांपल देके समझाएं। नंदन जी एक लिख रहे हैं, देखिए बेटा मैं समझाता ही कैसे, देखो फर्क क्या है मैं बता रहा हूं आपको। फर्क सिर्फ इतना होता है कि क्वेश्चन जब तक टाइप्ड मोड में आपको नहीं दिखता है तो आपको लगता है सवाल नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं जब भी, जैसे मैंने कल आपको केस समझाया, जब A1 से लेके A17 तक, तो वो सवाल ही था, वो एग्जाम्पल ही तो था, और क्या था। तो इट्स नॉट लाइक कि जब तक क्वेश्चन प्रिंटेड नहीं छपा हो वो क्वेश्चन नहीं है ठीक है, तो मैं क्वेश्चन ही तो, वो क्वेश्चन ही था ना, ठीक है। थोड़ा दिन में एडजस्ट हो जाओगे आप मेरे साथ, क्योंकि आपकी आदत है किताबों से पढ़ने की, आपकी आदत है टाइप वाइज पढ़ने की, आपकी आदत है उस तरीके से पढ़ने की। मेरी आदत थोड़ी डिफरेंट तरीके से पढ़ानी है, जिससे आपका सिलेक्शन हो। मेरी आदत है आपको वो बनाने की जो आपका माइंडसेट ऐसा कर दे जो मेरा माइंडसेट है। तो थोड़ा दिन में आप सेट हो जाओगे, क्योंकि जो 20-22 साल का एक तरीका है आपका, उसको छोड़ने में थोड़ी तकलीफ तो होगी ना, राइट। हाँ जी, चलो जी, बाकी सब बढ़िया है। बाकी मंडे को मुलाकात होगी, और दिल लगा के पढ़ो, वीकेंड में थोड़ा रिवाइज करो, थोड़ा कमिटमेंट लो अपने आप से कि मेरे साथ, देखो मैं सिर्फ एक बात बोल रहा हूं, आपको मेरे साथ जम के मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेरे साथ जम के मेहनत नहीं करोगे तो साथ में तुम चल ही नहीं पाओगे, राइट। आपको अगर लगता है कि आज सर ने कुछ भी पढ़ा दिया, अब इसको हम परसों देखेंगे, परसों का चीज तुम पकड़ ही नहीं पाओगे। आपको मेरे साथ रोज पढ़ना पड़ेगा, यहां भी पढ़ना पड़ेगा, घर पे भी पढ़ना पड़ेगा। उतना जब कमिटमेंट आप मेरे को दोगे, उतना आप मेहनत मेरे साथ करोगे, तभी तुम बनोगे महान मैथ्स में, ठीक है ये ध्यान रखना। तो ये नॉन करेजियस लोगों के लिए नहीं है, नॉन हार्ड वर्किंग लोगों के लिए बैच नहीं है। वेरी क्लियर अबाउट इट। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा मेरे साथ, जूझना पड़ेगा। देखो बच्चे ने बढ़िया नोट्स बनाया है, कितना बढ़िया लिखा है, क्या बात है। यही काम तो करना है यार, मस्त जो ऐसे नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, मेहनत करो, खो जाओ मैथ्स में, ठीक है, मैथ्स में खो जाओ। मैंने पूरा मैथ्स सर से किया है, लेकिन मैथ्स में उतने मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, मैंने उनको ये बैच करना चाहिए। देखिए पहली बार, अगर आप ये कमेंट इसलिए कर रहे हो कि मैं सर के बारे में कुछ बुरा बोलूंगा, तो मैं आज तक कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोला, ठीक है। सर में कोई कमी नहीं हो सकती है, ठीक है। कई बार क्या होता है, मैं आपको बताऊं क्या होता है, कि आपका सोचने का तरीका कुछ और है, टीचर का पढ़ाने का तरीका डिफरेंट है, शायद मैचिंग नहीं हो पाती, तो उतनी लर्निंग नहीं हो पाती, या आपने प्रैक्टिस ठीक से नहीं करी होगी, ठीक है। तो ये बैच अगर आपको 2 क्लास लेके पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है आप कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ लर्निंग में एनहांसमेंट हो रहा है, तो ये बैच करो। प्लस सब्सक्रिप्शन आपके पास है, तभी आप मुझे देख रहे हो ठीक है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जजमेंट आपका है बेटा, मेरा नहीं हो सकता है। समय आपका है, आपको समझना है कि मुझे ये कोर्स 0 to एंड तक फॉलो करना है, या मैंने जिनसे पढ़ा हुआ है मैं उन्हीं के साथ रह के अपने आप को और शार्प करूं। ये आपकी चॉइस है पूरी। तो 2 क्लासेस मेरी हो चुके हैं, आप इन दोनों क्लासेस से देखो कि औसत की अंडरस्टैंडिंग में आप क्या कुछ नया सीख पा रहे हो, कुछ अलग सीख पा रहे हो, कुछ बेहतर सोच पा रहे हो। अगर ऐसा है तो आप इन क्लासेस को जरूर कंटिन्यू करिए। लाइव क्लास में अगर आते हो तो आपकी रेगुलरिटी बनेगी, आप एक साथ साथ चलते रहोगे, तो एक मिशन में रहोगे कि भाई मेरा इस साल का क्लास है, ठीक है। तो चलिए, अभी यार दिखा रहा है कि भैया लिमिट खत्म हो गई क्लास की आज, अब निकलो, तो मैं निकल रहा हूं, फिर मिलेंगे आपसे, ठीक है, मंडे को। ख्याल रखिएगा, थैंक यू।